बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। विश कन्या किस्त नंबर 5। जुग्गन जो इसके उसन में खोया हुआ था और अभी इसे देखे जा रहा था, चौंक पड़ा। फिर इसने गिलास सतरानी के हाथ से ले लिया। क्या बदतमीजी है ये! रुको जुग्गन, रुक जाओ। लेकिन इतनी देर में जुग्गन ने पूरा पानी पी लिया था। तुमने उसे अपना जूठा पानी पिलाया है। तुम जानती हो ये कौन है? ना जाने सतरानी को क्या हुआ, उसने गुरबचन को घूरते हुए कहा। और तुम जानती हो मैं कौन हूँ? जो ही सतरानी ने गुरबचन की आंखों में देखा, गुरबचन को यूं महसूस हुआ जैसे उसकी आंखों के सामने सूरज उतर आया हो। इतनी तेज चमक थी कि कुछ देर के लिए वो अंधा हो गया। इसके बाद वो कुछ नहीं बोल सका। थोड़ी देर सर झटकता रहा और इसके बाद दरवाजे की जानिब मुड़ गया। जय शर्मा खामोशी से तरवेदी और सतरानी को देख रहा था। कुछ लम्हों के बाद तरवेदी ने कहा, सतरानी तुझे कुछ और समय चाहिए क्या? नहीं बाबा, वापस चलो, सतरानी ने जवाब दिया। तरवेदी ने अभी पहली बार सतरानी को इस एतमाद के साथ बात करते हुए देखा था। वो जानता था कि गुरबचन सिंह बहुत बड़ा आदमी है और उसकी शान शौकत की कहानियाँ दूर दूर तक फैली हुई हैं। सतरानी ने जिस तरह उसे कहा था कि वो उसे नहीं जानता, ये बात गुरबचन सिंह के लिए नाकाबिले बर्दाश्त होगी। अब इसके बाद वो कुछ भी करेगा, हो सकता है वो कोई नुकसान पहुंचाने वाली बात हो। इसने जय शर्मा की तरफ देखा तो जय ने कहा, अगर यहाँ आपका काम पूरा हो चुका है तो वापस मेहमान खाने चलिए। जय शर्मा उनके पीछे पीछे मेहमान तक आया। सतरानी अंदर चले गई। जय शर्मा ने त्रिवेदी से कहा, इनका नाम सतरानी है? हाँ। गुस्से की बहुत तेज मालूम होती है। गुरबचन महाराज से उन्होंने जिस लहजे में बात किया वो नुकसानदेह भी हो सकता है। अब मैं क्या करूं महाराज? त्रिवेदी ने परेशानी से कहा। नहीं, फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूं आपके पीछे। अगर कोई नुकसान वाली बात हुई तो मैं आपको यहाँ से निकाल दूंगा, चिंता ना करें। हाय भगवान, ये तो लेने के देने पड़ गए। मैं आऊँगा आपके पास, आपको बताऊँगा कि आपको क्या करना चाहिए। जय शर्मा अपनी ही तरंग में था। त्रिवेदी सतरानी के पास अंदर पहुंच गया और बोला, ये तूने क्या किया बेटा? क्यों बाबा, क्या हो गया है? सतरानी ने मामूल के मुताबिक मासूम लहजे में कहा। अरे बेटा क्या बताऊं तुझे क्या हो गया है? मेरा तो ख्याल है कि अनर्थ हो गया है। मेरी समझ में तो कुछ भी नहीं आया बाबा। त्रिवेदी, यही तो दुख की बात है, अपनी मासूमियत में बोल गई तू, पर देखो क्या होता है, जो भगवान ने बाग में लिख दिया है। अच्छा एक बात, तूने अपना जूठा पानी क्यों पिलाया इसे? मैंने क्या किया और क्या नहीं किया बाबा, मुझसे इस बारे में इस तरह ना पूछो। मैं नहीं जानती कि मैंने उसे अपना जूठा पानी क्यों पिलाया है, पर आप ये समझ लो कि यही इसका इलाज है, वो ठीक हो जाएगा। भगवान की लीला भगवान ही जाने, मनुष्य की समझ में कभी कुछ आया है जो अब आएगा। त्रिवेदी ने खोए खोए लहजे में कहा और अजीब सी निगाहों से सतरानी को देखकर बड़बड़ाने वाले अंदाज में कहा, पता नहीं तू कौन है, पर मेरे लिए तू सचमुच लक्ष्मी ही है। भगवान तुझे बुरे समय से दूर रखे। दिन गुजर गया, रात भी गुजर गई। दूसरे दिन शाम को 5 बजे के करीब 2 नौकर मेहमान खाने पहुंचे। उन्होंने त्रिवेदी से कहा, गुरबचन महाराज जी आपको बुला रहे हैं वेद जी। अच्छा अब क्या करूं मैं? हमारे साथ चलिए, कोई परेशानी की बात तो है नहीं? हाँ, अकेले मुझे ही बुलाया है, यही कहा है कि वेद को बुला लें। चलता हूँ मैं अभी, ज़रा तुम रुको। त्रिवेदी अंदर आया और थोड़ी सी तैयारियां की और सतरानी से बोला, मुंह ढके रखना अपना, दरवाज़ा अंदर से बंद कर ले। कोई आए तो कहना कि वेद जी गुरबचन सिंह महाराज के पास गए हुए हैं और जब वो मौजूद नहीं होते तो किसी से नहीं मिलती। ठीक है, सतरानी ने कहा और त्रिवेदी नौकर के साथ चल पड़ा। इसे यही लग रहा था कि जैसे उसे कत्लगाह में ले जाया जा रहा हो। अब उसे सतरानी के जुर्म की सजा मिलेगी। थोड़ी देर के बाद वो हामता कामता गुरबचन सिंह की रिहाइशगाह में पहुंच गया। मुसल्ला बेड़ेदार दरवाजे पर खड़े हुए थे। वो अंदर दाखिल हो गया। गुरबचन एक शानदार कुर्सी पर बैठा हुआ इसका इंतजार कर रहा था। त्रिवेदी को देखकर उसने गर्दन हिलाई और सामने सोफे की तरफ इशारा करते हुए बोला, बैठे वेद जी, कैसे हैं आप? कृपा है महाराज की। त्रिवेदी जी, वो लड़की जिसका नाम आपने इस वक्त सतरानी लिया था आपकी बेटी है? नहीं महाराज, बेटी नहीं है, पर बेटी समान है। क्या मतलब है? मुझे तफसील बताइए। महाराज जंगल में मिली थी मुझे, मैं इसे अपने साथ ले आया, बहुत समय से मेरे साथ है। कोई ऐसी बात है जो इसके अंदर मेरी समझ में आज तक नहीं आई? जड़ी बूटियों के बारे में इतना जानती है कि मेरे पुरखे भी नहीं जानते होंगे जिसका इलाज करती है। महाराज भगवान की दया से वो ठीक हो जाता है। ओह, यही मेरे दिल में था कि वो तुम्हारी बेटी नहीं है। मैं तुम्हें बताऊं, बड़े भगवान हो तुम।
भगवान ने तुम पर बड़ी दया की है, वो लड़की नहीं देवी है। तुम्हारे कोई अच्छे कर्म होंगे जिसकी वजह से वो देवी तुम्हारे पास पहुंच गई। खैर मैं और कुछ नहीं कहूँगा, इसकी कदर करो। हमारे तो दिन फिर गए महाराज, जब से वो आई है भगवान की दया से हमारी फाको बड़ी जिंदगी सुधर गई है। अब भगवान की दया है, कई बेटियां इनके रिश्तों की तैयारियां कर रहा हूँ, घर भी थोड़ा थोड़ा बना लिया और भी बनाऊंगा। सुनो त्रिवेदी, अगर मेरा भाई ठीक हो गया तो मैं तुम्हें तुम्हारी बस्ती में घर बनाकर दूंगा। मेरा जुगर राज मुझे जीवन से ज़्यादा प्यारा है, क्या समझे? जी महाराज, मैं महसूस कर रहा हूँ कि मेरा भाई ठीक हो रहा है। इसे थोड़ी थोड़ी देर के बाद खांसी आती और इसकी नाक और मुंह से कीड़े जलते थे, लेकिन मुझे पता चला कि अभी से खांसी नहीं आ रही। बहुत समय के बाद उसने खाना भी मांगा और कहता है कि उसे भूख लग रही है, जबकि इसकी भूख तो उड़ ही गई थी। वे जी ये इलामात बताती हैं कि वो ठीक हो रहा है, पर बात मेरी समझ में बिल्कुल नहीं है कि इस लड़की ने इसे अपना जूठा पानी क्यों पिलाया। देवियों की बातें देवियाँ ही जानती हैं महाराज, वो ऐसे ही काम करती हैं, पर मुझे इसके बारे में कुछ मालूम है। मैं किसी समय इसके दर्शन के लिए खुद तुम्हारे पास आऊँगा। अब तुम जाओ और इस बात को दिल में रखना कि अगर जुगर राज की हालत अच्छी होगी तो मैं तुम्हें बहुत बड़ा इनाम दूंगा। त्रिवेदी ने दोनों हाथ जोड़े और प्रणाम करके वापसी के लिए मुड़ गया। नौकर उसे मेहमान आने तक छोड़ने आए थे। वो अंदर दाखिल हो गया। सत्यनारायण ने दरवाज़ा इस वक्त खोला जब त्रिवेदी ने उसे बताया कि वो है। अंदर पहुंचकर वो एक पलंग पर बैठकर गहरे गहरे सांस लेने लगा। भगवान जाने क्या है, एक बात बता देगी सत्यनारायण तू मुझे? जी पूछे बाबा। सत्यनारायण ने कहा, बेटा तूने इसे अपना जूठा पानी क्यों पिलाया था? सत्यनारायण किस कदर गुस्से से त्रिवेदी को देखने लगी, फिर बोली, आप नई नई बातें कर रहे हैं त्रिवेदी। महाराज पहले आप कभी मुझसे नहीं पूछते थे कि फलां काम मैंने क्यों किया या क्यों नहीं किया, लेकिन अब आप ये सब पूछे जा रहे हैं। ना ना बेटा मैं नहीं पूछ रहा, पर ऐसे ही सब लोग हैरान हैं। मैंने कहा ना मैं कुछ नहीं जानती, बस जो हो रहा है या जो हो जाता है सब ठीक ही होता है। मज़ीद 24 घंटे गुजर गए और जुगर महाराज की हालत काफ़ी बेहतर नजर आने लगी, और हकीकत यह है कि सत्यनारायण का जूठा पानी जो पिया गया था इसमें यकीनन जुगर राज के इस मर्ज का इलाज था। लेकिन और एक और इलाज भी जुगर राज का हुआ था, वो था सत्यनारायण के दर्शन। जब से इसने सत्यनारायण को देखा था अपनी ज़िंदगी के एक नए दौर से गुजर रहा था। यूरोप में रहा था, कोई शरीफ ज़्यादा नहीं था। इसने वहाँ शराफत से ज़िंदगी नहीं गुजारी थी, लेकिन सत्यनारायण ने इसके दिल पर जो असर किया था ऐसा असर इसके जीवन में कभी नहीं हुआ था, और वह इस वक्त से अब तक सत्यनारायण ही को याद करता रहा था। हकीकत भी यही थी कि अंदर से अब वो अपने अंदर एक मजबूती सी महसूस कर रहा था, जबकि पहले इसका दिल हाल लम्हे हल्कान होता रहता था। ये कैफियत तो जुगर राज की थी, लेकिन सत्यनारायण का दूसरा घायल जय शर्मा था। जय शर्मा एक सरकश और बागी ज़हन का मालिक नौजवान था। उसकी ज़िंदगी की कहानी कुछ भी हो, लेकिन गुरबचन सिंह की इस हवेली में इसे बहुत बड़ा मुकाम हासिल था। इसने सत्यनारायण को देख लिया था और इसकी दिन रात की नींदें और चैन हराम हो गया था। इतनी हसीन लड़की, इस वेद की बेटी, लेकिन वो जो कुछ भी थी, जय शर्मा हर कीमत पर इसके करीब आना चाहता था। वो दीवाना सा हो गया था। जब और कोई बात इसकी समझ में नहीं आ सकी तो इसने अपने खास दोस्त धर्म से इस बारे में मशवरा किया। धर्म इसका असिस्टेंट भी था और राजदार भी। क्या बात है शर्मा जी, कुछ परेशान से लग रहे हैं? यार धर्म, तुझे एक मन की बात बताना चाहता हूँ। जी कहें, क्या बात है? वो जो वेद यहाँ आया है वो अपनी बेटी को साथ लाया है। बड़ी अजीबोगरीब लड़की है, बिल्कुल यूँ समझो देवी है, देवी समान है। कुछ ऐसी अनोखी खूबियाँ हैं इसके अंदर जिससे पता चलता है वो कोई ख़ास शख्सियत रखती है। पर धर्म, मैं इस पर मार मिटा हूँ। अरे महाराज क्या सच बोल रहे हैं आप? के बारे में तो ये मशहूर है कि आपके सीने में दिल की जगह पत्थर का कोई टुकड़ा रखा हुआ है। क्या इस पत्थर में जोंक लग गई है? हाँ यही समझो कि पत्थर में जोंक लग गई है, जय शर्मा ने गर्दन झटकते हुए कहा। धर्म उसे तशवीश भरी निगाहों से देखने लगा, फिर बोला, तो अब क्या होगा महाराज? धर्म, मुझे वो लड़की दरकार है, वीर जी से बात करें। क्या बकवास कर रहा है? वीर जी से क्या बात करेगा? जय शर्मा ने गुस्से से कहा। आप इससे विवाह नहीं करेंगे? धर्म ने हैरान लहजे में कहा। पागल हुआ है? विवाह मैं जीवन भर नहीं करूँगा। मैं ऐसी बेवकूफ़ियों के लिए पैदा ही नहीं हुआ। गुरबचन जी जैसे कामों का कायल हूँ मैं। और एक ख़तरनाक बात है, अभी तक गुरबचन सिंह ने इसे नहीं देखा। अगर इनकी नज़रें इस पर पड़ेगी तो हमारा काम ख़त्म हो जाएगा। आपको कैसे मालूम हुआ कि गुरबचन ने इसे नहीं देखा? इन्हें मुझसे ज़्यादा कौन जानता है? देख लेते तो मुझे हुक्म मिल जाता कि जय शर्मा इसे चीतमपुर पहुंचा दो। वो जुगर राज का इलाज कर रही है। मुमकिन है गुरबचन जी ने इसलिए इसे छूट दे दी हो। तू बकवास क्यों जी किया जा रहा है, बजाय इसके कि मेरी सहायता करे?
नहीं महाराज, आपका सेवक हूँ, आपसे प्रेम करता हूँ, इसलिए इतनी सारी बातें कर रहा हूँ। शेर के दांतों से गोश्त निकालना जान जोखिम का काम है, जो कुछ करें सोच समझ के करें, धर्म ने कहा। और जय शर्मा सोच में डूब गया। इसके अलावा महाराज, वो जुगर राज का इलाज कर रही है और आप बता रहे हैं कि इसके इलाज से इसको फ़ायदा भी हो रहा है। अगर कोई ऊंच नीच हुई तो गुरबच्चन जी धरती है काश ये कर देंगे। ये बात तो है। मैं बेशक जल्दबाजी ना करूं, पर खतरा ये है कि वो गुरबच्चन की नज़रों में ना आ जाए, जय शर्मा ने फिक्रमंदी से कहा। दूसरी बात, जय महाराज, आप बताते हैं कि इसने बस जुगर महाराज को अपना जूठा पानी पिलाया और जुगर महाराज के अंदर सेहतमंदी के आसार नजर आने लगे। तो फिर? जय शर्मा ने पूछा। अगर वो ज्ञान ध्यान वाली निकली तो क्या अपना भी कल्याण हो जाएगा? जय शर्मा ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर बोला, मैं जल्दबाजी नहीं करूँगा धर्म, देखते हैं जुगन जी का क्या होता है। यही बात है अकल वाली, आप अपने सेवक को जो हुक्म देंगे वो इसकी तमील करेगा, धर्म ने कहा। शिवराज मुखर्जी अचानक वापस आ गया, लेकिन इसके साथ 8 अफराद थे, जिनमें 3 माहिर डॉक्टर और बाकी मुख्तलिफ टेक्नीशियन थे। साथ में कई बड़ी और छोटी मशीनें और अद्वियात के कार्टन थे। शिवराज मुखर्जी को चूंकि बड़े एहतमाम से लंदन से बुलाया गया था, इसलिए इसकी बड़ी इज्जत और तकरीम थी। इस वक्त भी खुद गुरबच्चन सिंह ने इसका इस्तकबाल किया। जय शर्मा को हदायत की गई थी कि मोअज़्ज़िज़ मेहमान के क़याम का बंदोबस्त इनके शायाने शान किया जाए। फिर डॉक्टर शिवराज ने गुरबच्चन से मुलाकात की। मैंने ज़बरदस्त मेहनत की है। इस वक्त मेरे साथ जो डॉक्टर हैं वो दिल्ली के सबसे बड़े अस्पताल के माहिर डॉक्टर हैं। इससे तमाम रिपोर्टों का तज्ज़िया किया और बहुत से नताइज अख़ज़ किए हैं। जी डॉक्टर, यूँ समझ लें कि मैं पूरी लेबॉर्ट्री साथ ले आया हूँ। एक बड़ा कमरा खाली कराकर हम अपनी लेबॉर्ट्री काम करेंगे। हमें दें वो कमरा, और जैसे जैसे हम मिस्टर जुगर राज का इलाज करेंगे वैसे वैसे उनके खून का और दूसरी कैफियत का तज्ज़िया करते जाएंगे और देखेंगे हमारे इलाज के क्या नताइज निकलते हैं। आपने बहुत मेहरबानी की हम पर डॉक्टर शिवराज, हम आपके इस तावन का शुक्रिया अदा करते हैं। एक विनती है आपसे। जी फरमाइए, डॉक्टर शिवराज ने कहा। हमने लंदन में आपसे रब्ता किया और हमारे चाहने वाले दूसरी बहुत कोशिशें भी कर रहे हैं। यहाँ हिंदुस्तान में बड़े बड़े अजूबे होते हैं, ये बात आपको भी मालूम है। आपकी बात मेरी समझ में नहीं आई सर, डॉक्टर शिवराज ने उलझ कर कहा। आपने दिल्ली जाते हुए जुगर राज की हालत देखी थी? हाँ, बहुत ख़राब हालत थी। अब क्या हाल है वो ही मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। मैं खुद इसे देखने के लिए बेचैन हूँ, डॉक्टर शिवराज ने कहा। आइए, वो बोला, और दोनों कुछ देर के बाद जुगर राज के पास पहुँच गए। वो इस वक्त एक आरामदेह कुर्सी पर बैठा एक मैगजीन की वर्क गर्दानी कर रहा था। शिवराज इसे देखकर दंग रह गया। माय गॉड, ये क्या हुआ? मेरे अंदाजे के मुताबिक तो ये 2-3 महीने अपनी जगह से उठ भी नहीं सकते थे, लेकिन एक निगाह में ही ये अंदाज़ा हो जाता है कि वो अपना जुमला पूरा ना कर सका। इसने आगे बढ़कर जुगर का मुआयना किया और इससे कुछ सवालात किए, जिनके जुगर ने बड़ी तसल्ली से जवाब दिए थे। आइए बाहर चलकर बात करेंगे। बाहर आकर शिवराज गहरी गहरी सांस लेता हुआ एक जगह बैठ गया। ये मेरी ज़िंदगी का ऐसा वाक़या है जिसने मेरे दिमाग के चोले हिला दिया। मिस्टर जुगर का मैंने तफसीली मुआयना किया था और इनके लिए परेशान हो गया था, लेकिन इस वक्त मैंने जो कुछ देखा है इसके लिए मेरा सारा तजुर्बा फेल हो जाता है। आप भी हिंदुस्तानी डॉक्टर शिवराज हैं? आपको हिंदुस्तान की पुरस्कार दस्तानें याद नहीं क्या? यहाँ तो बड़े बड़े चमत्कार होते हैं। हाँ, मैं तो बचपन ही में इंग्लैंड चला गया था, लेकिन फिर भी हिंदुस्तान मेरे पुरखों की ज़मीन है। मैं इससे मुतल्लिक ज़रूर रहा हूँ। यहाँ टोने टोटके भी होते हैं, जड़ी बूटियों का इलाज भी होता है। जोगी, सन्यासी, वेद, हकीम, यूनानी और आयुर्वेदिक इलाज भी करते हैं। एक अनोखे इलाज ने जुगर राज की हालत बदली है। बराए करम मुझे इस अनोखे इलाज के बारे में बताइए। आप मुझे एक बार फिर बताइए कि जुगर राज की हालत कैसी है। बहुत अच्छी। जो कुछ मैंने देखा इस पर यकीन करने में मुझे बहुत मुश्किल पेश आ रही है। वो बेहतरीन हालत में है। मेरे आदमियों ने एक मशहूर वैद्य को बुलाया था, वो अपनी बेटी के साथ आया है। आपके जाने के बाद इस वैद्य और इसकी बेटी ने जुगन को देखा, फिर इसकी बेटी ने जुगन को अपना जूठा पानी पिलाया और बस जुगन की हालत ठीक होती चली गई। जूठा पानी पिलाया? डॉक्टर हैरत से बोला। हमारे यहाँ के अक्सर मंदिरों में ऐसी महान देवियाँ मौजूद हैं जिन्होंने अपना जीवन महान देव के चरणों में देवदासी बनकर बिताया है। उनकी तपस्या ने उन्हें बड़े बड़े चमत्कार दिए हैं। वो भी कोई देवी है। देवी? डॉक्टर बड़बड़ाया, फिर बोला, वेद यहाँ मौजूद है? हाँ, यही है। और इसकी बेटी? वो भी है, गुरबच्चन ने बताया। गुरबच्चन सिंह जी, अगर आप इजाज़त दें तो मैं जुगन का एक ब्लड टेस्ट करना चाहता हूँ। ज़रूर डॉक्टर, वो आपका मरीज़ है, आप इस पर पूरा काम करें, गुरबच्चन ने कहा। और डॉक्टर शिवराज अपने मातहतों को तलब करके उन्हें ज़रूरी हदायत दी।
फिर इसने गुरबच्चन से कहा, हमें जुगनराज की ज़िंदगी और सेहत चाहिए, वो कैसे ठीक हुआ इससे कोई गर्ज नहीं। मैं इस बात को बिल्कुल महसूस नहीं करूँगा कि इसका इलाज मैंने नहीं किया। बहरहाल मेरे सामने एक अनोखा केस है। अब मैं इस टेस्ट की रिपोर्ट के बाद आपसे रब्ता करूँगा। इस शाम डॉक्टर शिवराज ने दोबारा गुरबच्चन से मुलाकात की। वो बदस्तूर हैरान नजर आ रहा था। जी डॉक्टर, गुरबच्चन ने सवाल किया। मेरी तरफ से मुबारकबाद कबूल कर लें गुरबच्चन जी, आपके भाई के खून में इन जहरीले कीड़ों की तादाद सिर्फ 7% रह गई है, वो भी तेज़ी से हलाक हो रहे हैं। मेरे ख्याल में अब जुगन को खांसी भी नहीं आती होगी। हाँ ऐसा ही है। अब मैं आपसे दूसरी दरख्वास्त करूँगा। जी डॉक्टर, मैं इस लड़की और इसके साथी वेद से मुलाकात करना चाहता हूँ। जब आप चाहें। अभी मुमकिन है? क्यों नहीं, गुरबच्चन ने कहा और जय शर्मा को तलब कर लिया। लेकिन मुलाजिम ने कहा, शर्मा जी किसी काम से हवेली से बाहर गए हैं। कोई बात नहीं, तुम लोग मेहमान खाने जाकर वेद, त्रिवेदी और इसकी बेटी को यहाँ ले आओ। जो आ गया महाराज, नौकरों ने कहा और मेहमान खाने की तरफ चल पड़े। मुलाजिम ने गुरबच्चन सिंह का पैगाम त्रिवेदी को दिया। त्रिवेदी की क्या मजाल थी जो तलबी के इस हुक्म को नज़रअंदाज करता। सतरानी को तैयार करने के बाद वो मुलाजिम के साथ गुरबच्चन सिंह की रिहाइशगाह की तरफ चल पड़ा। डॉक्टर शिवराज और गुरबच्चन सिंह इनका इंतजार कर रहे थे। त्रिवेदी जब सतरानी के साथ अंदर दाखिल हुआ तो गुरबच्चन सिंह ने सतरानी को देखकर इसकी आंखें हैरत से फैल गई। फितरतन बुरा इंसान था, हालांकि उम्र की इस मंजिल में था जब इंसान की बुराइयों में ठहराव आ जाता है, लेकिन वो आज तक बुरा इंसान था। थोड़ी देर के वो सब कुछ भूल गया। इसे ये भी याद नहीं रहा कि वो यहाँ किस मकसद के तहत आया है। डॉक्टर शिवराज भी सतरानी को देख रहा था। इसे अजीब सा एहसास हो रहा था। वो दर हकीकत अपने इल्म का माहिर था। इसके लिए ये केस ही हैरत अंगेज था। बहरहाल तो उन्होंने संभाल लिया। गुरबच्चन सिंह ने त्रिवेदी को देखते हुए कहा, आइए वेद जी, ये वलायत के बहुत बड़े डॉक्टर हैं। जुगनराज का इलाज करने के लिए यहाँ आए हैं, लेकिन अब इस बात पर हैरान है कि जुगनराज ठीक कैसे हो गया। मैंने इन्हें बताया कि एक देवी ने ये चमक कर दिखाया है, तो इन्हें यकीन नहीं आया। क्या नाम है तुम्हारी इस बेटी का? सतरानी। त्रिवेदी ने हाथ जोड़कर कहा, आओ बैठो, मैं तुमसे कुछ मालूम करना चाहता हूँ। असल में हिंदुस्तान छोड़े हुए मुझे बहुत अरसा गुजर गया है। ये तो मैं जानता हूँ कि हिंदुस्तान में बड़ी बड़ी महान आत्माएं रहती हैं। बाहर की दुनिया में भी हिंदुस्तान की कहानियाँ बड़ी पुरस्कार हैसियत रखती हैं। मैं तुमसे तुम्हारी बेटी के बारे में पूछना चाहता हूँ त्रिवेद जी। सतरानी के बारे में तुम सही सही जवाब दोगे। गुरबच्चन ने भी इस गुफ्तगू में हिस्सा लिया। मेरी क्या मजाल महाराज कि आपके सामने झूठ बोल सकूं। सतरानी तुम्हारी बेटी है? नहीं महाराज, ये मुझे अजीबोगरीब हालात में मिली थी। मेरी अपनी 4 बेटियां हैं। त्रिवेदी ने सतरानी से मिलने की पूरी तफसील बताई तो शिवराज जी मुस्कुराते हुए गुरबच्चन सिंह की तरफ देखा। गुरबच्चन सिंह जी, मेरा थोड़ा बहुत अंदाज़ा ठीक निकला। महान देवी, मैं आपसे आपके बारे में कुछ पूछ सकता हूँ? मैं मुझे कुछ नहीं मालूम। जंगल में रहते थे, बजरंगी बाबा मेरी देखभाल करते थे। फिर उन्होंने मुझे बताया कि संसार बहुत बड़ा है, संसार भी हमारे जैसे बहुत से लोग रहते हैं। वो मुझे संसार में ले आए। फिर बजरंगी बाबा कहीं चले गए। त्रिवेद जी मुझे अपने घर ले आए, जहाँ 4 लड़कियाँ और भी हैं। वो मुझे इनके बीच ले आए। वो सब बहुत अच्छी हैं और बाबा त्रिवेदी मुझे बड़ा प्यार करते हैं। बजरंगी बाबा पता नहीं कहाँ चले गए हैं, इनके बारे में भी मुझे कुछ नहीं मालूम। शिवराज जी गर्दन हिलाते हुए कहा। फिर वो बोला, देवी जी, मैं आपका हाथ देख सकता हूँ? सतरानी ने अपने हाथों को देखा और फिर दोनों हाथ सामने कर दिए। डॉक्टर शिवराज ने इन हाथों को अपने हाथ में लेकर सूंघा और देर तक सूंघता रहा। गुरबच्चन बदस्तूर सतरानी को घूरे जा रहा था। फिर गुरबच्चन ने कहा, हमारा जुगनराज तुम्हारे इलाज से ठीक हो गया है। थोड़ा सा समय हमारे साथ और बिताओ। इसके बाद जैसा कि हमने तुमसे वादा किया, त्रिवेदी को तुम्हारे गांव कोपा में तुम्हारे लिए एक बहुत खूबसूरत मकान बनाकर देंगे। हम इसकी हदायत 1-2 दिन में कर देंगे और तुम्हें इतना इनाम देंगे तुम याद रखोगे, लेकिन तुम्हारा हमसे वास्ता रहेगा। जब भी हम चाहेंगे तुम्हें बुला लेंगे, क्या समझे? मैं तो दास हूँ महाराज, आप जब हुक्म देंगे मैं आपके चरणों में पहुँच जाऊँगा। बड़ी कृपा की है आपने हम पर। सुना है इस देवी ने अपना जूठा पानी पिलाकर जुगनराज को ठीक कर दिया है। ये इसका महान चमत्कार है। मैं इसका पिया हुआ आधा पानी अपने पास रखना चाहता हूँ। आपको इतराज़ तो नहीं होगा त्रिवेदी जी? डॉक्टर शिवराज ने कहा, नहीं महाराज, आप बहुत बड़े लोग हैं, आपकी किसी बात पर इतराज़ करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। डॉक्टर शिवराज के कहने पर पानी का एक गिलास लाया गया। सतनाई ने इसमें से आधा पानी पिया और बाकी पानी डॉक्टर शिवराज ने महफूज कर लिया। थोड़ी देर तक त्रिवेदी और सतरानी गुरबच्चन के सामने रहे। गुरबच्चन बामुश्किल तमाम अपने जहन पर काबू पाया हुआ था। हसीन लड़की इसकी बहुत बड़ी कमजोरी थी, लेकिन डॉक्टर शिवराज बाहर का एक आदमी था। इसके अलावा गुरबच्चन आज तक अपनी इज्जत को बनाए हुए था, इसके काले कारनामों का राजदार।
जय शर्मा भी था और कुछ और नौकर भी। ये वो लोग थे कि जान दे देते लेकिन गुरबच्चन के काले कारनामों को मंजर आम पर न लाते। गुरबच्चन इन पर मुकम्मल एतमाद था। फिर इसने त्रिवेदी और सतरानी को जाने की इजाज़त दे दी। डॉक्टर शिवराज ने कहा, गुरबच्चन सिंह जी, मुझे इस लड़की के वजूद से जहर की बू आती है। जहर की? गुरबच्चन सिंह ने हैरत से पूछा। हाँ, तफसील मैं आपको कुछ घंटों के बाद बताऊंगा। डॉक्टर शिवराज इस तरफ चला गया जहाँ इसकी अपनी रिहाइशगाह थी। फिर इसने अपने साथियों के साथ मिलकर इस जूठे पानी का तज्जिया किया तो कुछ ही लम्हों में इसे पता चल गया कि पानी इंतहाई जहरीला है। डॉक्टर शिवराज अपने साथी डॉक्टरों से मशवरा करता रहा और फिर असल बात की तह तक पहुंच गया। ये बात इसे भी पता चल चुकी थी कि जुगल राज का ये हशर एक इंतहाई जहरीला फल खाने की वजह से हुआ था। शायद ये वही फल था जिसे खाकर देवा माछू और इसका घोड़ा आन की आन में मौत का शिकार हो गए थे। देवा माछू ने यह फल ज़्यादा मकदार में खाया था क्योंकि वो भूखा था और जुगल राज ने इसे बस चखा ही था कि इसके खून में जहर फैल गया था और इसके खून के सुरख और सफ़ेद ज़र्रात कीड़ों की शक्ल तैयार कर दिए थे। काफ़ी तहकीक के बाद डॉक्टर शिवराज गुरबच्चन सिंह से मिला। गुरबच्चन सिंह खुद भी इन्हीं कफियात से गुजर रहा था। सतरानी इसके दिलो दिमाग पर छा गई थी लेकिन डॉक्टर शिवराज के इंकशाफ ने इसे शश्तर कर दिया था और वह दिगवानगी में कोई गलत कदम उठाकर अपनी ज़िंदगी खतरे में नहीं डाल सकता था। डॉक्टर शिवराज ने कहा, आप यकीन करें महाराज, मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत से अनोखे केस देखे हैं। हिंदुस्तान से दूरी बेशक है लेकिन मैं इन महान देवियों के बारे में सुनता रहा हूँ जो ज्ञान ध्यान कर बड़े चमत्कार दिखाती हैं, लेकिन इस लड़की के बारे में ये नहीं कहा जा सकता कि इसके अंदर कोई रूहानियत है। इससे बातें करके पता चला इसने किसी ऐसी जगह प्रवेश पाई है जहाँ वो इंसानों से दूर रही है, लेकिन इसके अंदर एक विष कन्या की कैफियत कैसे पैदा होगी, ये एक तहकीक तलब बात है। मैंने आपसे कहा था कि मुझे इसके बदन से जहर की बू आती है। वो सख्त जहरीली लड़की है और ये बात भी मेरी इल्म में आई है कि जुगल राज ने कहीं किसी जगह ऐसा बाल खाया था जो जहरीला था जिसके बाद इसकी ये कैफियत हुई। इस जहरीली लड़की के जूठे पानी ने जुगल राज के खून में इन जहरीले ज़र्रात को ख़त्म कर दिया जो इस फल के खाने से पैदा हुए थे और जहर को जहर ने मार दिया। यह लड़की सख्त जहरीली है और किसी कहानियों की विष कन्याओं में से एक है। इस जदीद दुनिया और जदीद माहौल में विष कन्या का होना इस सारे किस्से कहानियों की तस्दीक करता है। लेकिन यह बात भी काबिल तस्दीक है, ये विष कन्या कैसे ज़हूर में आई। यूँ समझ लीजिए कि इस वक्त आपकी इस हवेली में एक इंतहाई जहरीली नागन मौजूद है। इसकी नस नस में जहर भरा हुआ है और जो किसी को भी कोई भी नुकसान पहुंचा सकता है। मैं चाहता हूं गुरबच्चन सिंह जी, ये लड़की कुछ अर्से मेरे साथ रहे और मैं इस पर तहकीक करूं। गुरबच्चन सिंह सोच में डूब गया। सतरानी ने इसको लूट लिया था, लेकिन डॉक्टर शिवराज की बताई हुई तफसील भी काबिल गौर थी। किसी जहरीली नागन की कुर्बत मौत के सिवा और क्या दे सकती थी। इस वक्त डॉक्टर शिवराज ने कहा, क्या आप इस सिलसिले में मुझसे ताउन करेंगे? इस लड़की को कुछ अर्से के लिए मेरे साथ रहने पर रजामंद कर सकते हैं? ये बात तो त्रिवेदी जी ही बता सकता है। मैं आपसे कैसे वादा कर सकता हूँ वो तैयार हो सकेगा? ये भी मैं नहीं कह सकता। मुझे हर कीमत पर यह लड़की चाहिए। मैं इस पर कुछ खास तजुर्बात करना चाहता हूँ। क्या आप इसे इंग्लैंड ले जाएंगे? हाँ, कोशिश कर लीजिए। आपको तो कोई इतराज़ नहीं होगा? इतराज़ नहीं, लेकिन त्रिवेदी वेद मेरा मेहमान है। यहाँ से वो इज़्ज़त आबरू के साथ निकल जाए, इसके बाद आप कोशिश कर लीजिएगा। इसके गांव का नाम कोपा है। डॉक्टर शिवराज खामोश हो गया, लेकिन इसके चेहरे पर हैरत के साए लहरा रहे थे। जुगल आज बिल्कुल ठीक हो गया था। हालांकि बहुत कम वक्त गुजरा था, लेकिन यूँ लगता था जैसे इसने अमृत जल पी लिया हो। सतरानी के जाने के बाद इससे अब तक एक लम्हा भी ऐसा नहीं गुजरा था जब वो इसके तसव्वुर से दूर हुआ हो। उसकी हसीन मूरत इसके दिल में बस गई थी और वह मुसलसल बेचैन था। तो इस तरह मेरे मन में आबसी है कि मैं लाख कोशिश करूं, मैं अपने आप को नहीं संभाल सकता। देवी, अपना जूठा पानी तुमने अमृत जल बनाकर मुझे पिलाया, तो अब जीवन भी दे दे। तेरे बिना जीवन बिताना मुश्किल है। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आता। वो अपने आप से बातें करता रहता था। इस वक्त भी इस तरह के अल्फाज इसके मुंह से निकल रहे थे। इसका एक बहुत ही खास मुलाजिम जिसका नाम माधु था, किसी काम से इसके पास आया था। इसके पीछे ही खड़ा हुआ था। जुगल राज को अचानक एहसास हुआ कि पीछे कोई मौजूद है और वो चौंक कर पलटा। माधु को देखकर इसके चेहरे पर अजीब सी कैफियत पैदा हो गई, तो इसने दोनों हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हुए कहा, भगवान की सौगंध महाराज, हम काम से आए थे आपके पास। हम झूठ नहीं बोलेंगे। जो कुछ आप कह रहे थे हमने सुन लिया है, पर भगवान की सौगंध, कोई जान भी निकालेगा हमारी तो हम आपकी कोई बात किसी को नहीं बताएंगे। आपका नमक खाया है हमने। नमक हरामी कभी नहीं करेंगे महाराज।
नमक हरामी कभी नहीं करेंगे। जुगर राज उसे देखता रहा। फिर इसने कहा, माधु मुझे बता मैं क्या करूं? आप हमें हुक्म करें महाराज। भगवान के सौगंध पाताल में से भी आपकी प्रेमिका को निकाल लेंगे। बताइए तो सही कौन है महाराज? माधु 1000 बार अपनी जान आप पर निछावर कर सकता है। आप बस इशारा कर दीजिए, फिर आप देखें कि माधु आपके लिए क्या करता है। जुगर राज ने आंसू भरी आंखों से माधु को देखा और बोला, माधु वो लड़की जिसे हम लड़की नहीं देवी ही कहेंगे, जिसने अपना जूठा पानी पिलाकर हमें ये चमत्कार दिखाया है, हमारे मन में आ बसी है। इसके बिना हमारा जीवन बेकार है। भाई ने हमारा इलाज तो करा लिया, लेकिन हमारे इस रोग का कोई इलाज करे। बात तब की है। लीजिए महाराज, ये कौन सी बड़ी बात है? अपने माधु लाल को हुक्म दीजिए और फिर हमारा चमत्कार देखिए। क्या करेगा तू माधु? 2 बातें हैं। पहले तो हम इसे आपके पास बुलाकर लाते हैं, बिल्कुल अकेले। आप इसकी चिंता ही ना करें कि कोई और भी इसके साथ आएगा। ये बात आप माधु पर छोड़ दीजिए। तो इसे ला सकते हैं माधु? अवश्य महाराज, अवश्य। माधु बस थोड़ी देर में इसे आपके पास पहुंचा देगा। तो ये काम कर दे माधु, तो मैं तेरा। ना महाराज, बहुत बड़ा जिम्मा ले लिया है हमने, पूरा करके दिखाएंगे आपको, माधु ने कहा। जुगर राज ने एहसान भरी निगाहों से देखा और फिर बोला, तो फिर तू जा, जैसे भी बन पड़े ये काम कर। माधु चला गया तो जुगर राज ने कहा, देवी तू भगवान, तू मेहमान है, मैं जानता हूँ कि देवी देवता कभी किसी की चिंता नहीं करते हैं। तेरा तो काम है बीमार को छुपा देना है, पर मैं सही मानों में मारा गया हूँ। देवी ये जीवन दान किया है तो इस जीवन की रक्षा भी तू ही कर, वरना तेरा जुगन मर जाएगा। जय शर्मा ने पूरे इंतजामात कर लिए। वो 1.5 दिन से घर से गायब था और अपने कामों में मसरूफ था। इसने एक गाड़ी तैयार कर ली थी जिसमें सतरानी को अगवा करके ले जाना था। चीतमपुर छोटी सी आबादी थी। यहाँ की सारी जमीनें गुरबचन सिंह की मलकियत थी और बस्ती वाले गुरबचन सिंह की रियाया जैसी हैसियत रखते थे। आबादी से कुछ फासले पर एक पुरानी इमारत थी जो खाली पड़ी रहा करती थी। बस एक चौकीदार वहाँ रहता था। चीतमपुर के आसपास जंगल फैले हुए थे और यहाँ कभी कभी गुरबचन सिंह शिकार करने आ जाया करता था। जब वो शिकार करने आता तो इसी इमारत में क्याम करता था। जय शर्मा ने अपने आदमियों को हदायत कर दी थी कि सतरानी को लेकर इसी इमारत में आया जाए। सतरानी को लाने में सबसे ज्यादा पेश जय शर्मा का खास आदमी रघबीर था। मंसूबे के तहत रघबीर ने जब रात का खाना त्रिवेदी जी और सतरानी को पहुंचाया तो इसमें एक ख्वाब आवर दुआ की काफ़ी मकदार शामिल थी। खाना खाते ही दोनों इधर उधर लुढ़क गए और बेहोश हो गए। रघबीर अपने आदमियों के साथ आया था। त्रिवेदी को तो वहीं लटा दिया गया। बेहोश सतरानी को उठाकर पिछले रास्ते से बाहर लाया गया और फिर एक गाड़ी में इसे लेकर चल पड़ा। सतरानी को चीतमपुर के इस पुराने मकान के एक खास कमरे में पहुंचा दिया गया जो खूब अच्छी तरह सजा हुआ था। थोड़ी देर के बाद जय शर्मा भी वहां पहुंच गया और इसे सतरानी को मुशायरे के पास खड़े होकर गौर से देखा। बिलाशुबा वो कोई देवी नजर आती थी। रघबीर जय शर्मा के पास मौजूद था। वो इससे चंद कदम पीछे खड़ा था। जय शर्मा ने जब उसकी तरफ देखा तो वो दोनों हाथ जोड़कर झुक गए। इधर आ रघबीर, जरा देख इसे, हमें बता कि ये जमीन की मखलूक है या आकाश की। हम दिल के हाथों मजबूर हो गए थे, कहीं ऐसा ना हो कि हम इसे कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश करें, उल्टा हमें नुकसान पहुंच जाए। रघबीर ने बदस्तूर हाथ जोड़े रखे थे। महाराज, आप हमसे कहीं ज़्यादा समझदार हैं। हम भला आपको क्या बताने की हिम्मत कर सकते हैं, पर एक बात कहें, अगर ये कोई देवी होती तो हमारी दी हुई मामूली सी दुआ से बेहोश ना होती। ऐसा तो मनुष्य के साथ ही हो सकता है। हाँ, ये भी तो ठीक कह रहा है। अच्छा रघबीर, जो बेहोश करने वाली दुआ हमने इसे दी है, इसे खाने के बाद कितनी देर में होश आ जाता है? समय तो लगेगा महाराज, आज की रात तो शायद ही से होश है। कोई चिंता नहीं, अब यूँ करते हैं कि हम चलते हैं, पर हम हवेली नहीं जाएंगे। एक काम महाराज ने हमारे सुपुर्द किया था। इस काम से हमें रामपुर जाना था। हमने अपने जानने वालों से यही कहा है कि हम रामपुर गए हुए हैं, हम कहीं और जा रहे हैं। अगर हम हवेली पहुंच गए तो फिर इसकी गुमशुदगी का सवाल हमसे ही किया जाएगा। खैर रघबीर, तुझे यहीं रहना है, इसकी हिफाजत करनी है, ज़रूरत की तमाम चीज़ें इसे दी जाए। दिन में सवाल तो करेगी कि ये वो कहाँ आ गई, कोई बात बना लेना। आप बिल्कुल चिंता न करें महाराज, रघबीर ने जवाब दिया। और यही हुआ। सतरानी को दूसरे दिन सुबह ही होश आया था। होश में आने के बाद उसने अपने चकराते हुए ज़हन पर काबू पाया और फिर एकदम चौंक पड़ी। इसे एहसास हो गया कि ये वो जगह नहीं है जहाँ वो सोई थी, बल्कि सोई कहाँ थी? वो तो त्रिवेदी के साथ खाना खा रही थी। ये क्या हुआ? अरे यहाँ कोई है तो अंदर आए, मुझे बताया कि मैं कहाँ हूँ। रघबीर इसकी आवाज़ सुनकर अंदर आ गया। सतरानी ने उसे देखकर कहा, त्रिवेदी जी कहाँ है? मुझे क्या हो गया? ये जगह कौन सी है? मैं यहाँ कैसे आ गई? ये महाराज जी आपको आकर बताएंगे आप कहाँ आ गई।
आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बता दें। रघुवीर ने कहा। कौन महाराज? मैं उन्हें नहीं जानती। त्रिवेदी बाबा को बुलाओ, वो तो यहाँ नहीं है, ये दूसरी जगह है। रघुवीर ने कहा। सतरानी के चेहरे पर गुस्से के आसार फैल गए। कैसे हो तुम इस संसार के बासी? मेरी समझ में तो कुछ नहीं आया। बजरंगी बाबा ने कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा, मगर वो फिर खो गए, और अब बाबा त्रिवेदी भी खो गए। क्या इस संसार में सब ऐसे ही खो जाते हैं? वो बड़ी मासूमियत से बोले, और रघुवीर हैरत से उसे देखने लगा। आप कौन से नए संसार की बात कर रहे हैं देवी जी? आपका संसार कौन सा है? जहाँ बाबा बजरंगी थे, मैं थी, और सारे कोसाडे थे। कौन कोसाडे थे? तुम्हें क्या बताऊं? सतरानी फिक्रमंदी से बोले। तब रघुवीर के ज़हन में अचानक एक नाम आ गया, वो था बजरंगी। थोड़े दिन पहले एक बजरंगी नामी आदमी को जय शर्मा ने गांगपुरी की हवेली में पहुंचाया था। बजरंगी के बारे में रघुवीर को इतना मालूम था कि वह बाबूलाल चौकीदार के पास रहता था, ज़्यादा तफसीली से नहीं मालूम थी। बजरंगी तुम्हारा कौन था देवी? बाबा बजरंगी था। तो मुझे त्रिवेदी बाबा के पास पहुंचा दो, सतरंगी ने कहा। रघुवीर ने अभी इतनी बात कही थी कि जय शर्मा आ गया, और रघुवीर अदब से पीछे हट गया। जय शर्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या हाल है हमारी महारानी? सतरानी के। तुम कौन हो? सतरानी ने तमकनत से पूछा। दास है महारानी जी के। रघुवीर तुम बाहर जाओ, जय शर्मा ने मीठे लहजे में कहा, और रघुवीर बाहर निकल गया। सतरानी नापसंदीदा निगाहों से जय शर्मा को देख रही थी। जय शर्मा ने बदस्तूर मुस्कुराते हुए कहा, सतरानी आपको कोई तकलीफ तो नहीं हुई यहाँ? मुझे नहीं मालूम कि मैं यहाँ कैसे पहुँच गई, मैं तो बाबा के साथ खाना खा रही थी। अच्छा, हैरत की बात है। वैसे महान देवी को तो सारी बातें मालूम होनी चाहिए, मेरे मन की बात भी मालूम होनी चाहिए। मुझे बाबा त्रिवेदी के पास पहुँचा दो, कहीं वो भी खो ना जाए। नहीं, वो खोएंगे नहीं, हम तो यहाँ आपको सैर कराने के लिए लाए हैं, मन की बात कहने के लिए लाए हैं आपको यहाँ। सतरानी ने उसे सवालिया निगाहों से देखा। कौन सी मन की बात? मन हार गए हैं आपसे देवी जी, आपने जुगड़ आज को जीवन दान दिया है, मैं भी आपसे जीवन का सुख चाहता हूँ, मार मिटाऊँ आप पर। आप मुझे मेरे मन का सुख दे दीजिए, इसके बाद आप मुझसे जो चाहेंगी वो मैं करूँगा। देखो, संसार के बारे में हमें बहुत कम मालूम है, हम तुम्हारी बात नहीं समझ रहे। अगर तुम हमें त्रिवेदी जी के पास पहुँचा दो तो हम इनसे कहेंगे कि वो तुम्हारी बात सुनकर हमें बताएं कि हम तुम्हारे लिए क्या करें। जुगन को जो जीवन मिला है वो एक अलग बात थी। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा इलाज करें तो आओ हमारे सामने बैठो, हमारी आंखों में आंखें डालो। देवी जी, ऐसा ही करूँगा मैं, आपको भला क्या दे सकूँगा, पर आपसे जो कुछ मांगूंगा इसी में मेरा जीवन है। बस यूँ समझ लीजिए कि मैं आपके चरणों में जीवन हारता जा रहा हूँ। मुझे भी सुख अमृत पिला दे, मेरी बन जाए ये सारी बातें। अगर तुम त्रिवेदी जी से कहते तो वो हमें समझा देते। हमारे बजरंगी बाबा तुम न जाने कहाँ कहोगे, क्या चाहते हो तुम? कहा ना हमें जीवन अमृत पिला दे, हमें भी अपना जूठा पानी पिलाकर हमारे मन को शांत कर दे। तुम्हें मन की शांति चाहिए? हाँ, तो लाओ पानी लाओ, हम तुम्हें तुम्हारी ख्वाहिश के मुताबिक अपना जूठा पानी पिला देते हैं, मगर शर्त यह है कि इसके बाद तुम हमें बाबा त्रिवेदी के पास पहुँचा देना। हाँ, क्यों नहीं, पर मन की शांति के साथ साथ तन की शांति भी चाहिए। हम आपके लिए पानी लाते हैं। रघुवीर, अरे रघुवीर। रघुवीर के अंदर आने के बाद जय शर्मा ने उससे एक गिलास पानी मांगा। रघुवीर पानी का गिलास ले आया और जय शर्मा ने बड़े अदब से वो गिलास सतरानी को पेश कर दिया। रघुवीर बाहर निकल गया था। सतरानी ने इसमें से आधा पानी पिया और फिर बाकी पानी जय शर्मा की तरफ बढ़ा दिया। जय शर्मा सतरानी को पूरी तरह से अपने जाल में फांसने की कोशिशों में मसरूफ था। इसने बड़े प्यार से वो पानी 2 ही घूंटों में खत्म कर दिया और गिलास एक तरफ रखता हुआ बोला, महारानी जी, अमृत जल तो पिला दिया है आपने, मेरे लिए तो ये अमृत जल बहुत बड़ी हैसियत रखता है, जो आपसे आपके मुख से छूकर मेरे पास आया है। पर सतरानी, मन की शांति के बाद जय शर्मा ने इतना ही कहा था कि अचानक उसे अपने सीने में एक तपिश का एहसास हुआ। इसे यूं लगा जैसे इसका सीना अंदर से जलने लगा हो। एकदम इसके चेहरे का रंग मुतगय्यर होने लगा। उसने सीने पर हाथ फेरा और बोला, ये क्या हो रहा है? ये वो इधर उधर देखने लगा। आंखों में अंधेरा छाता जा रहा था। वह बैठने के लिए जगह तलाश कर रहा था। बमुश्किल तमाम एक जगह वो बैठ गया, लेकिन सीने की आग अब तूफानी शक्लें तैयार करती जा रही थी। इसे यूं लग रहा था जैसे अंदर मौजूद जिस्म का एक एक अज़ू इस आग की तपिश में हो। इसके पूरे बदन में पसीना उगल दिया, चेहरा सुर्ख हो गया, आंखें जलने लगी और दोनों हाथ तशकंजी अंदाज में फैल गए। इसके मुंह से आखिरी जुमला निकला, रग रग, और बस इसके बाद अचानक उसकी गर्दन लटक गई। जिस जगह बैठा था वहां से नीचे गिर पड़ा और गिरने के बाद चंद सेकंड तड़पने के बाद साकत हो गया। अब इसके मुंह से हल्का नीला पानी बह रहा था। यही पानी जुगर आज ने भी पिया था। अगर इसके अंदर शदीद जहरीले मादे ना बड़े होते तो इसकी हालत भी इससे मुख्तलिफ ना होती। सतरानी फटी फटी आंखों से इसे देख रही थी। फिर जब वो साकत हुआ तो सतरानी ने दरवाजे की जानिब देखा। वो भी चंद कदम आगे बढ़ी और खुले दरवाजे से बाहर निकल आई। रघुवीर सामने मौजूद था। सतरानी को देखकर वो जल्दी से खड़ा हो गया। जी महारानी,
अंदर जाओ, सतरानी ने कहा। महाराज बुला रहे हैं क्या? रघुवीर बोला और तेजी से अंदर दाखिल हो गया। जी शर्मा की कफिया देखकर उसकी आंखें हैरत से फैल गई। वो फटी फटी आंखों से चारों तरफ देखने लगा। ये अंदाजा तो इसे हो गया था कि जी शर्मा किसी खौफनाक जहर का शिकार हो गया, लेकिन ये जहर कहाँ से आया? क्या इस जगह कोई सांप वगैरह है? वो डरी डरी निगाहों से चारों तरफ देखने लगा। फिर जय शर्मा के पास पहुंच गया। जय शर्मा के पास बैठकर उसने जय शर्मा के बदन को हिलाने की कोशिश की, लेकिन इसे यूं लगा जैसे इसकी उंगलियां जय शर्मा के जिस्म के गोश्त में धंसती चली जा रही हैं। अपने अंदेशे की तस्दीक के लिए उसने एक बार एक उंगली जय शर्मा के बदन में चुभई और ये उंगली बासानी जय शर्मा के जिस्म में दाखिल हो गई। रघुवीर के हलक से एक दहशतनाक चीख निकली और पीछे हट गया। इसने अपने कपड़े से अपनी उंगली को साफ किया और चीखता हुआ बाहर निकल आया। बाहर वो लोग मौजूद थे जो सतरानी को मोटर में यहाँ तक लाए थे। वो सब चौंक कर रघुवीर को देखने लगे। रघुवीर हामते हुए लहजे में बोला, जल्दी अंदर चलो, देखो जय शर्मा महाराज को क्या हुआ है। बात किसी की समझ में नहीं आई थी, लेकिन रघुवीर के अंदाज में उन्हें शोभा जरूर हुआ था कि जय शर्मा को कुछ हो गया। उधर सतरानी हैरान परेशान हवेली के दूसरे दरवाजे से निकलकर हवेली में चकराने लगी। कई बार इसने त्रिवेदी को भी आवाजें दी। दूसरी तरफ जय शर्मा के साथी अंदर दाखिल हो गए। जय शर्मा की कफिया देखकर वो सबके संग दंग रह गए। हरे राम, लगता है किसी बहुत ही जहरीले नाग ने डस लिया है। सारा बदन पानी हुआ जा रहा है। अब क्या करें? इन्हें उठाने की कोशिश तो बिल्कुल बेकार है। सारा गोश्त पानी बनकर नीचे गिर पड़ेगा। मगर इस जगह कोई इंतहाई जहरीला नाग कैसे आ सकता है? पहले तो कभी चौकीदार को बुलाओ। चौकीदार हरिदेव थोड़ी देर में यहाँ पहुँच गया था। हरदेव, जय शर्मा महाराज को किसी जहरीले नाग ने डस लिया है। हैं? हरदेव की आंखों भी हैरत से फैल गई। उसने जय शर्मा के इलाज को देखा। ताज्जुब है महाराज, पहले तो कभी किसी नाग को यहाँ नहीं देखा गया। अरे वो लड़की कहाँ गई? से तो देखो, कहीं हवेली से बाहर ही ना निकल जाए। हमारी तो जान ही मुसीबत में आ जाएगी। जय शर्मा उसे चोरी छुपे उठाकर यहाँ तक लाए थे। बाहर निकलकर सतरानी को तलाश किया गया और थोड़ी देर में वो त्रिवेदी जी को आवाज़ें देती हुई मिल गई। रानी जी, त्रिवेदी जी महाराज यहाँ नहीं है। हम अभी थोड़ी देर के बाद आपको उनके पास ले चलेंगे, आप आ जाइए। मुझे जल्दी से यहाँ से ले चलो, ये जगह मुझे अच्छी नहीं लग रही। चलो जल्दी करो। तुम लोग मुझे यहाँ लाए क्यों थे? आप आइए, हम आपको थोड़ी देर में ले चलेंगे, रघुवीर ने कहा और सतरानी इसके साथ आ गई। रघुवीर इसे एक दूसरे कमरे में ले गया और एक और शख्स भी रघुवीर के पास पहुंच गया। उसने कहा, महारानी जी, आपको मालूम है जय शर्मा को नाग ने डस लिया है। नाग ने? पर यहाँ तो कोई नाग नहीं है। क्या यहाँ नाग होते हैं? मालूम नहीं। आपके सामने क्या हुआ था? ठहरो, अगर यहाँ नाग होते हैं तो मैं इनको बुलाती हूँ। सतरानी ने बच्चों की सी शौकी के साथ कहा और फिर वो एक जगह बैठ गई। इसके मुंह से अजीबोगरीब आवाज़ें निकलने लगी। कोई 2 मिनट तक वो आवाज़ें निकालती रही और इसकी निगाहें चारों तरफ भटकती रहीं, लेकिन कोई नाग नहीं आया था। सतरानी ने मायूसी से कहा, नहीं, यहाँ नाग नहीं होते। नाग होते तो मेरे पास आ जाते। आप थोड़ी देर आराम से बैठे, हम अभी आपको लेकर चलते हैं। यहाँ से कहीं जाइएगा नहीं। मैं कहाँ जाऊँगी? मुझे तो कुछ पता ही नहीं इस संसार के बारे में। सतरानी ने मायूसी से कहा। रघुवीर और उसका साथी बाहर निकला है। देखो भाइयों, बात ज़रूरत से ज़्यादा बिगड़ गई है। जय शर्मा महाराज ने हमें जो हुक्म दिया था हमने इसकी तमील की। हमारा तो कोई दोष नहीं है, हमारा सचमुच दोष नहीं है। तो फिर सीधे सीधे चलते हैं और अगर बच्चे महाराज को इस बारे में खबर करते हैं कि ऐसा एक वाक़या हो गया है। और क्या देवी जी को ले चले साथ? ज़ाहिर है इसे यहाँ छोड़ने का मतलब दूसरी मुसीबत में फंस जाना। पता नहीं ये क्या करे और कहाँ जाए। मगर ये हुआ क्या है? अब ये सोचते रहोगे हुआ क्या है या अपनी जान बचाने की फिक्र करोगे? शर्मा जी के इलाज को यहीं छोड़ा जाए तो और क्या अपने सर पर लाद कर ले चलोगे? रघुवीर ने गुस्सीले लहजे में कहा और साहब वापस जाने के लिए तैयार हो गए। हादू हामता जुगर राज के पास पहुंचा था। उसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थीं। जुगर राजों से देखा तो बोला, क्या हुआ, क्या बात है माधु? अनर्थ हो गया है महाराज, सतरानी हवेली में मौजूद नहीं है। क्या वे जी वापस चलेंगे? नहीं महाराज, बेचारा वे त्रिवेदी तो दुहाइयाँ देता फिर रहा है कि उसकी बेटी हवेली से गुम हो गई है। वो खुलकर कह रहा है कि उसकी बेटी को अगवा कर लिया गया है। रात को उसे खाने में बेहोशी की दुआ दी गई और वो दोनों बेहोश हो गए। फिर बेहोशी के आने में सतरानी को अगवा कर लिया गया। क्या? जुगर आज गुस्से से खड़ा हो गया। किसने ऐसा किया है? महाराज, आपका ये दास हर जगह से मालूमात हासिल करता फिरता है। बाबू लाल को तो आप जानते ही होंगे, हवेली का चौकीदार। उसने बताया कि रात को वो गश्त करने निकला तो इसने हवेली के पिछले दरवाजे पर कुछ सरगर्मी देखी। कुछ लोग वहां मौजूद थे और किसी का इंतजार कर रहे थे। फिर थोड़ी देर के बाद बाबू ने देखा कि कुछ लोग किसी को उठाए हुए पीछे दरवाजे पर आए और दरवाजे से बाहर निकल गए। सारे के सारे चले गए तो वो तेजी से दौड़कर पीछे दरवाजे पर पहुंचा। उसने दरवाजे को खोलकर बाहर झांका तो एक मोटर कार की पिछली बत्तियां नजर आई।
मोटर कार हवेली से अगवा होने वाले को ले जा रही थी। उसकी समझ में नहीं आया कि किसको इत्तला दे। शर्मा जी भी कहीं बाहर गए हुए थे। महाराज सोने के लिए लेट गए थे। बाबू ने सोचा कि सुबह को बताएगा। ऐसा आखिर कौन हो सकता है? कौन हो सकता है ऐसा? आओ मेरे साथ। गर्भचर महाराज कहाँ है? जुगर राज को सीधे लंचे में मोला और माधु के साथ बाहर निकल आया। वो गुस्से से पागल हुआ जा रहा था। तेज तेज कदमों से चलता हुआ वो गुरबचन सिंह की रिहाइशगाह में दाखिल हो गया। गुरबचन सिंह अपने कमरा खास में अपनी धर्म पत्नी के साथ बैठा चाय पी रहा था। जुगर राज को इस तरह आते हुए देखा तो खुशी से उसकी बाँझें खिल गई। वो धर्म पत्नी से बोला, भगवान की कृपा है कि मेरा भाई अपने कदमों से चलता हुआ यहाँ तक आया है। आओ जुगर राज, आ जाओ, क्या बात है? अरे तू तो गुस्से में मालूम होता है। अनर्थ हो गया है भाई जी। डूब मरना चाहिए हमें, डूब मरना चाहिए। क्यों क्यों, खैर तो है? क्या हो गया माधु, तू बता। गुरबचन ने चाय की प्याली हाथ से रखते हुए कहा, वो महाराज वे त्रिवेदी जी के साथ जो लड़की आई थी और जिसने हमारे जुगन का इलाज किया था, इसे रात को अगवा कर लिया गया है। क्या? गुरबचन सिंह हैरत से उछल पड़ा। जी महाराज। और फिर माधु ने पूरी तफसील गुरबचन सिंह को बता दी। गुरबचन का चेहरा सुर्ख हो गया। उसने गुर्राई हुई आवाज में कहा, डॉक्टर शिवराज ने अच्छा नहीं किया। हम इतने नरम मिजाज नहीं हैं, मेहमान की इज्जत भी करते हैं और किसी के एहसान को नहीं बोलते, लेकिन डॉक्टर शिवराज ने हमारे ऊपर कोई एहसान नहीं किया। इसने जुगर राज का कोई इलाज नहीं किया, बल्कि ये इलाज इस सतरानी ने किया। हमें सारी तफसील मालूम हो चुकी है। ये अच्छा नहीं हुआ शिवराज जी, तुम बहुत बड़े डॉक्टर हो, इंग्लैंड से हमारे बुलावे पर आए हो, पर इसका ये मतलब नहीं कि तुम गुरबचन सिंह की हवेली से किसी लड़की को उठा ले जाओ। ये हमारी इज्जत और आबरू का मामला है। हमने पहले ही तुम्हारे चेहरे पर जुर्म के साए देख लिए थे, लेकिन गलत जगह तुमने ये जुर्म किया है। तू चिंता क्यों करता है जुगर? आज वो जहाँ भी सतरानी को ले गया है वहाँ से उसे खुद वापस आएगा। हम इसके टुकड़े उड़ा देंगे, बचेगा तो नहीं वो हमारे हाथों से। ये जय शर्मा हर कहाँ मर गया इतने दिन के लिए, तो वो कभी नहीं जाता। देखो जाकर जय शर्मा आया या नहीं। अभी तक नहीं आया महाराज, मैं मालूमात हासिल करता रहा हूँ। ठीक है माधु, हरी राम को बुलाओ। इसे कहो कि जाकर मालूम करे कि डॉक्टर शिवराज और इसके साथी यहाँ मौजूद हैं या गायब हो गए हैं। अगर वो सतरानी को लेकर सहारनपुर से बाहर भी निकल गए हैं तो ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे। हम चारों तरफ पहरे लगा देते हैं। जाओ हरी राम को बुला कर लाओ। माधु तेजी से बाहर निकल गया। गुरबचन सिंह ने गुस्से के आलम में यह भी नहीं सोचा कि जुगर राज सतरानी के लिए इतना बेचैन क्यों है। वो गुस्से से खोलने लगा था। जुगर राज ने कहा, हवेली है हमारी बाई जी, ऐसा होना चाहिए था। हम अपने पहरेदारों को भी सजा देंगे। वो जीता नहीं जाएगा, तुम चिंता मत करो जुगर राज, वो जीता नहीं जाएगा। पता नहीं ये जय शर्मा कहाँ मर गया है, गुरबचन ने कहा और हरिराम का इंतजार करने लगा, जो गुरबचन के इंतहाई खास आदमियों में से था और इंतहाई खतरनाक था। रघबीर को दोनों तरफ से मौत नजर आ रही थी। जय शर्मा मर चुका था, जो सारी बातों का जिम्मेदार था। कहीं ऐसा ना हो कि गुरबचन जी ये समझे कि मैं अभी सतरानी के अगवा में मुलविस था। इसलिए अपने दूसरों साथियों से बात की तो उन्होंने कहा कि दोष इनका तो नहीं है, वो तो हर काम जय शर्मा के इशारे पर करते थे। उसने हुक्म दिया कि ये काम करो तो हमने काट डाला। हमारा क्या दोष? सारी बातें उसने सोची थी, लेकिन फैसला यही किया कि जितनी जल्दी हो सके सतरानी को हवेली पहुंचा दिया जाए। सतरानी खुशी खुशी गाड़ी में आ बैठी। इसने जय शर्मा के बारे में कोई सवाल नहीं किया था। अलबत्ता रास्ते में वो खुश होती रही थी कि इतनी अच्छी जगह सैर कर रही है। यहाँ तो वो बेहोशी के आलम में आई थी, लेकिन अब होश के आलम में सफ़र कर रही थी। फिर वो हवेली में दाखिल हो गए। त्रिवेदी अपनी रिहाइशगाह में था। यही मुनासिब समझा गया था कि सतरानी को मेहमान खाने में त्रिवेदी के पास पहुँचा दिया जाए। त्रिवेदी जो रोड होकर डाल रहा था, सतरानी को देखकर खुश हो गया। कहाँ चली गई थी तू सतरानी? पता नहीं बाबा, ये लोग मुझे सैर कराने ले गए थे, पर जगह बड़ी अच्छी थी, बहुत मज़ा आया था मुझे। सतरानी ने मासूमियत से कहा, कहाँ ले गए थे तुम? इसे और हुआ क्या था? मुझे तुम लोगों ने बेहोश क्यों किया था? हरे राम, आप क्या कह रहे हैं बेट जी? महाराज, हम ऐसी कोई हरकत करते हैं? हम दो टकर के नौकर हैं, मालिकों के हुक्म पर चलते हैं। मैं सब कुछ बता दूंगा, गुरबचन सिंह को सब कुछ बता दूंगा। महाराज, हम तो आपके दास हैं, हमने खुद कुछ नहीं किया है। वो तो बस जय शर्मा ने कहा कि ऐसा करो तो ऐसा कर डाला। देख लूँगा, तुम्हें सबको देख लूँगा। और फिर रघबीर मनसूबा के मुताबिक सीधा गुरबचन सिंह के पास पहुँचा। गुरबचन सिंह को सारी तफसील बताना बहुत ज़रूरी थी। बस यही से रघबीर की तकदीर का फैसला भी होना था। जुगर आज इस वक्त भी गुरबचन के पास मौजूद था। रघबीर ने अंदर आने के लिए आज्ञा मांगी और फिर गुरबचन सिंह के पास पहुँच गया। क्या बात है? गुरबचन सिंह को सीधे लहजे में बोला। कुछ बताने आया हूँ महाराज। क्या? गुरबचन ने पूछा और रघबीर ने वहाँ से कहानी शुरू की जहाँ से जय शर्मा ने सतरानी को अगवा करके चीतमपुर ले जाने के लिए कहा था। दोनों भाई चौंक पड़े और बड़ी तवज्जो से उसकी कहानी सुनने लगे। फिर रघबीर ने कहा, महाराज, जय शर्मा की लाश चीतमपुर हवेली के अंदर पड़ी हुई है। उनका सारा शरीर पानी की तरह पिघल रहा है।
गुरबच्चन बुरी तरह खौफजदा होकर जुगन आज भी हैरान निगाहों से उसकी बातें सुन रहा था। रघुवीर खामोश हुआ था। गुरबच्चन ने कहा, हाय भगवान, तुमने सुना क्या कह रहा था डॉक्टर शिवराज? वो यही बता रहा था कि सतरानी विष कन्या है, जहरीली, और तो तुम्हारे बदन में जो जहर दाखिल हो गया था वो इसके जहर से खत्म हुआ है। तुम सोचो कितनी खौफनाक है वो। रघुवीर, क्या तुमने इसे तरवेद जी के पास पहुंचा दिया? जी महाराज, ये तो अच्छा हुआ कि हमने शिवराज को कुछ नहीं कहा। अगर हम शिवराज को गिरफ्तार कर लेते तो इसे सतराने के बारे में पूछते तो ये खतरनाक बात हो जाती। सवाल ये पैदा होता है कि अब क्या किया जाए। तुम मुझे मशवरा दो मेरे भाई। जो हुआ है वो एक अलग बात है, लेकिन मसला ये है कि अब हमें क्या करना चाहिए। वो एक विष कन्या है, क्या समझे? गुरबच्चन सिंह ने कहा, जी भाईजान, मैं तो खुद भी सोच में पड़ गया हूँ। जुगर राज ने पुरख्याल लहजे में कहा। बात कुछ समझ में आ रही थी। फिर वो कहने लगा, लेकिन ये जय शर्मा इसे किसी बुरे इरादे से ही चीतमपुर ले गया होगा। साफ सी बात है, मारा गया कुत्ता, वरना मैं इसे सजा देता। अब क्या करना है? मेरा ख्याल है जय शर्मा की अर्थी खामोशी से वहीं जला दी जाए। किसी को बताने की जरूरत नहीं, बस इतना बता दिया जाए कि जय शर्मा अचानक गायब हो गया है और हमें तरवेदी को जो इनाम देना है वो देकर यहाँ से रवाना करें। डॉक्टर शिवराज से यही कहेंगे कि अगर वो इस लड़की में दिलचस्पी रखता है तो तरवेदी के पास कोपा चला जाए और वहाँ जाकर बात कर ले। हाँ, ऐसा ही किया जा सकता है। फिर रघुवीर को गुरबच्चन सिंह ने हुक्म दिया कि वो खामोशी से सारे काम कर डाले। ठीक है महाराज, एक बात बताओ, जुगराज को, डॉक्टर शिवराज को हम इस बारे में क्या बताएं? हमें अब इससे कोई दिलचस्पी नहीं है, साफ बता दिया जाए तो कोई हर्ज नहीं। गुरबच्चन ने एक आदमी के हाथों डॉक्टर शिवराज को बुला भेजा। शिवराज के ज़हन पर सतरानी सवार थी और वो इस वक्त भी अपने साथियों से इस मौजू पर बात कर रहा था। वो कह रहा था, अगर तरवेदी जी तैयार हो जाए तो हम इस लड़की को यूरोप ले जाएंगे। तुम यकीन करो, यूरोप में धूम मच जाएगी और हम इससे बहुत से ऐसे बड़े बड़े काम ले सकते हैं जो हमारी शोहरत और दौलत में चार चांद लगा दे। आप ठीक कहते हैं, बहुत से ऐसे मंसूबे बनाए जा सकते हैं जो सतरानी के ज़रिए पूरे हो सकते हैं, मगर ये तरवेदी, क्या ये इस काम के लिए तैयार हो जाएगा? आपको इस पर खर्चा करना होगा डॉक्टर शिवराज। अगर वो अकेला इस लड़की को भेजने के लिए तैयार ना हुआ तो हम इसे भी अपने साथ ले जा सकते हैं। मेरे ख्याल में त्रिवेदी से बात करता हूँ। गुरबच्चन सिंह ने तो मुझे इस बात की इजाज़त दे दी है। फिर बाकी सारे काम हुए। गुरबच्चन सिंह की हदायत के मुताबिक जय शर्मा की लाश वही चिंतापुर में जला दी गई और रघुवीर वापस आ गया, लेकिन इसके ज़हन में एक अजीब सा बोझ था। वो महसूस कर रहा था कि जय शर्मा की मौत किसी नाग के डसने से नहीं हुई, बल्कि वो लड़की इसका मोहरिक है। फिर इसे लड़की के अल्फाज याद आए। वो कह रहे थे कि बजरंगी बाबा भी खो गए, त्रिवेदी जी भी खो गए। ये बजरंगी वही था जो बाबू लाल ने तस्करे के दौरान बताया था, और बजरंगी नामी आदमी बाबू का रिश्तेदार बनकर काफ़ी दिन तक इसके साथ रहा था, फिर गायब हो गया था। इसने बाबू से इस बारे में तस्दीक की। बाबू, तुमने बड़ा काम किया कि महाराज को इस बारे में बता दिया कि सतरानी को अगवा किया गया है। अब ज़रा मुझे एक और बात बताओ, वो आदमी जो तुम्हारे पास आया था, आकर रहा था, उसका नाम क्या था? कौन? बजरंगी? जोगी बजरंगी? हाँ, यही नाम था उसका। वो कहाँ चला गया? पता नहीं, वैसे मेरा ख्याल है कि कोई गड़बड़ जरूर थी जो गुरबच्चन महाराज ने उसे अपने कब्जे में ले लिया था। इसके बाद से वो गायब हो गया और इसका कोई पता मालूम नहीं। क्या तुम्हें यह बात मालूम है वो लड़की सतरानी बजरंगी को जानती है? बाबू सोच में डूब गया। कुछ देर सोचता रहा, फिर इसने कहा, ज़रूर जानती होगी, बजरंगी भी इसे जानता है। कैसे? माधु ने चौंक कर पूछा। जिस पर बजरंगी को जय शर्मा अपनी गाड़ी साथ लेकर जा रहे थे, इस समय ये लड़की हवेली में दाखिल हो रही थी। मैं चूँकि चौकीदारी पर था, इसलिए मैंने सारा मंजर अपनी आंखों से देखा था। बजरंगी इसे देखते ही चीखा था, सतरानी सतरानी, मगर लड़की ने इसकी आवाज़ नहीं सुनी। इसका मतलब है मेरा शबा बिल्कुल ठीक गया था। सतरानी का बजरंगी से कोई ना कोई ताल्लुक जरूर गया, मगर मसला क्या है? कुछ नहीं। रघुवीर ने शाकी से कहा। वो जानता था कि अगर वो ये इतला गुरबच्चन को देगा तो गुरबच्चन जरूर से कोई ना कोई नाम देगा। फिर जैसे ही इसे मौका मिला वो गुरबच्चन के पास पहुंच गया। जी हो महाराज, की एक इतला देने के लिए आपके चरणों में हाजिर हुआ हूँ। रघुवीर ने हाथ बांध कर कहा, तो काम का आदमी है, तूने बड़ा काम किया है कि जुगराज के मन से इस लड़की को हटा दिया और उसको ये यकीन दिलाया कि वो जहरीली औरत है। जय हो महाराज की। और इस वश कन्या का ताल्लुक एक ऐसे आदमी से भी है महाराज जिसे आपने गिरफ्तार करके शायद कहीं भिजवा दिया था। कौन आदमी? गुरबच्चन ने ज़हन पर जोर देते हुए कहा, इसका नाम बजरंगी है महाराज, जोगी बजरंगी, जो बाबू चौकीदार के पास ठहरा हुआ था और जिसे जय शर्मा महाराज गिरफ्तार करके गांगपुरी के कैद खाने तक ले गए थे। अर्जुन सिंह? गुरबच्चन सिंह बुरी तरह उछल पड़ा। बहुत देर तक वो इसी हैरत के आलम में डूबा रहा। वो इन वाक़यात पर गौर कर रहा था। इसे याद आ रहा था कि जब डॉक्टर शिवराज ने त्रिवेदी और सतरानी को बुलाकर इनसे इनके बारे में पूछा था तो सतरानी ने भी बजरंगी का नाम लिया था, लेकिन गुरबच्चन सिंह के ज़हन में अर्जुन सिंह का नाम नहीं आया था। अब ये सनसनीखेज़ इंकशाफ हुआ था कि सतरानी का ताल्लुक अर्जुन सिंह से भी है। ये ताल्लुक समझ में नहीं आ रहा था। सतरानी वे त्रिवेदी के साथ आई थी जबकि अर्जुन सिंह पहले से बाबूलाल के पास मौजूद था। ये क्या मामला था? इन दोनों का आपस में क्या ताल्लुक था? क्या वे त्रिवेदी भी किसी मंसूबे के तहत यहाँ आया था? लेकिन यह बात भी अकल से आई थी क्योंकि वे त्रिवेदी को जय शर्मा ने ड्राफ्ट किया था और खुद जुगन राज के इलाज के लिए उसे बुलाया था। सारे मामलात उलझे हुए थे। उधर रघुवीर इसके सामने खड़ा था, इसे सवालिया निगाहों से देख रहा था। तो इसने कहा,
रघुवीर, पहली बात तुम्हें ये बताऊं कि बजरंगी का असल नाम अर्जुन सिंह था और ये वही शख्स था जिसने हमारी हवेली में आग लगाकर हम सबको भस्म करने की कोशिश की थी, लेकिन भगवान ने हमें बचा लिया था। ये अब भी हमारा दुश्मन है, मगर इसका इस लड़की से क्या ताल्लुक है ये समझ में नहीं आ रहा। अच्छा खैर, तू जा, एक और काम कर, ज़रा हरी राम को हमारे पास भेज दे। और हाँ, एक और बात बताऊं तुझे, तेरी ये जिम्मेदारी है कि जो जो भी सतरानी को यहाँ से अगवा करके ले जाने वालों में शामिल था, इनको बता देना कि किसी की जुबान इस मसले पर किसी और के सामने ना खुलने पाए, वरना फिर वो इस जुबान से कुछ कहने के काबिल नहीं रहेंगे। जी महाराज, मैं कह दूंगा सबसे। हाँ हरिराम इन सारे मामलात को संभालेगा। तुमने जो इंकशाफात किए हैं इसके लिए मैं तुझे इनाम दूंगा। बस अब जा, हरिराम को बुलाकर ले आ। रघुवीर सिंह थोड़ी देर के बाद हरिराम को लेकर गुरबचन सिंह के पास आ गया। हरिराम का कद तकरीबन 6 फुट 2 इंच था, पहलवानों जैसा चौड़ा चकला, जिससे मुड़ाकें इंतहाई खतरनाक थी, जिससे यह अंदाज़ा होता था कि दरहकीकत वो गुरबचन सिंह के इन खास लोगों में से है जिनके जरिए गुरबचन सिंह अपने दुश्मन को ठीक रखता है। गुरबचन ने उसे बैठने का इशारा किया तो हरिराम, जो हाथ जोड़े हुए था, इसके इशारे पर एक जगह बैठ गया। हरिराम, जिस काम के लिए हमने तुझे पहले बुलाया था इसकी नौयत बदल चुकी है। अब तो एक काम कर, गांगपुरी के कैद खाने में अर्जुन सिंह कैद है, इसे लेकर यहाँ आ जा। वो अब अपने आप को बजरंगी कहता है और जोगी बना हुआ है। मैं तुझे खास तौर से हिदायत करता हूँ कि वो मामूली आदमी नहीं है, इसे एहतियात से लाना, इस पर नज़र भी रखना। बहरहाल हमें इससे अब बहुत से काम है, समझ गया ना तू हमारी बात? बिल्कुल महाराज, मैं समझ गया हूँ, और ख़ास तौर से मैंने तुझे ये काम इसलिए दिया है कि तू चारों तरफ से चौकस रहने वालों में से रघुवीर, और जो बंदे तेरे साथ जाना चाहे या तो इन्हें अपने साथ ले जाना चाहे इन्हें ले जा। जो आ गया महाराज, हरिराम ने कहा, और फिर कुछ और बातें भी हुई। इसके बाद उसने जाने की इजाज़त मांगी। गुरबचन सिंह जुगनराज के सेहतमंद हो जाने से बेपनाह खुश था। थोड़ी देर तक वो कुछ सोचता रहा, इसके बाद जुगनराज के पास पहुंच गया। जब वो जुगनराज के कमरे में दाखिल हुआ तो उसने देखा जुगनराज अफसरदा सा एक सोफे पर बैठा हुआ है। भाई को देखकर फौरन संभल गया। उसने फीकी सी मुस्कुराहट के साथ भाई का इस्तकबाल किया और बोला, आइए भाई जी, मैं ये सोच रहा हूँ कि आपसे विनती करूँ कि मुझे वापस इंग्लैंड भिजवा दें, यहाँ मेरा मन नहीं लगता। गुरबचन ने गहरी निगाहों के साथ भाई को देखा और बोला, ठीक है, मैं तुम्हें मना नहीं करूँगा जुगन राज, पर थोड़े समय तो मेरे साथ बिताओ, मेरे मन पर तुम्हारी प्यास है। वैसे मैं समझता हूँ कि तुम इस लड़की की वजह से जाना चाहते हो। आपसे झूठ नहीं बोलूँगा भाई जी, मैं इसे बार बार देखता हूँ। इसे देखकर ये एहसास होता है कि वह ज़रूर नागों के कबीले की कोई इंतहाई खूबसूरत नागन है। मैंने ये सुना है कि इच्छाधारी नाग 1000 साल के बाद अपनी जून बदल लेता है, लेकिन कोई जीता जागता इंसान विष कन्या बन जाए, ये मेरी समझ में नहीं आ सका। क्या आप बता सकते हैं कि वो इंसान है या कोई नागन? इस बारे में तुमसे बात करना चाहता हूँ। बहुत अरसे से पहले की बात है कि एक आदमी हमारे पास नौकरी के लिए आया था। अर्जुन सिंह नाम था इसका। हमें अर्जुन सिंह की बहन राधिका पसंद आ गई थी। फिर कुछ ऐसे हालात हुए कि अर्जुन सिंह हमारा दुश्मन बन गया। वो लड़की हमारे पास नहीं रही, लेकिन अर्जुन सिंह ने हम पर कातिलाना हमला किया और हमने उसे जेल भिजवा दिया। वो जेल से निकला और उसने हमारी जान लेने की कोशिश की। जब इसमें कामयाब नहीं हो सका तो हमारी हवेली में आग लगा दी। वो तो हमारे बाग अच्छे थे कि हम बच गए। अर्जुन सिंह गायब हो गया और काफ़ी अर्से तक हमारी निगाहों के सामने से गायब रहा, लेकिन एक बार फिर अर्जुन सिंह हमारे सामने आ गया है। उसने हमारी हवेली में घुसने की कोशिश की और कामयाब हो गया। उसने हमारे चौकीदार बाबूलाल को फांसा और इसका रिश्तेदार बनकर रहने लगा। हमें यकीन है कि वो हमारी ताक में ही होगा। बहरहाल हमें इसका पता चल गया, हमने इसे गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद हमने इसे गांगपुरी के कैद खाने में भिजवाया। लेकिन अब एक अजीब इंकशाफ हुआ है, वो ये कि अर्जुन सिंह, जो अब अपना नाम बजरंगी बताता है, सतरानी का वाकफकार है और इन दोनों के बीच पुरस्कार संबंध है। ये बात अर्जुन सिंह ही बता सकेगा कि सतरानी नागन है या इंसान, और इंसान है तो विष कन्या कैसे बनी। गुरबचन खामोश हुआ तो जुगनराज के चेहरे पर शदीद इज़्तिराब के एहसास नुमादार हुए। उसने कहा, बजरंगी आपकी कैद में है महाराज? हाँ, गांगपुरी का कैद खाना बहुत मजबूत कैद खाना है। वहाँ से निकलने वाले या वहाँ से भागने की कोशिश करने वाले जिंदा नहीं रहते। बहरहाल हमने उसे बुलाया है, रात तक वो यहाँ पहुँच जाएगा। खतरनाक आदमी है, इस बात का एतराफ़ हम भी करते हैं। गुरबचन ने पूर्ण ख्याल अंजुम में कहा। जुगनराज उसकी सूरत देखता रहा, फिर बोला, जब आप इसे बात करें भाई जी तो मुझे भी साथ रखिएगा। हाँ ज़रूर, गुरबचन ने जवाब दिया। हरिराम रघुवीर और बजरंगी को ले आए। बजरंगी के अंदाज में अभी वही कहर और गजब की बिजलियाँ कौंधी थी। गुरबचन के सामने से अच्छी तरह बांध कर लाया गया था। बड़ी एहतियात से की गई थी। जिस जगह अर्जुन सिंह को गुरबचन सिंह के सामने पेश किया वो एक कैद खाना था, ये तय खाना इस वक्त रोशनी से जगमगा रहा था। बजरंगी को गुरबचन सिंह के सामने पहुंचा दिया गया तो बजरंगी ने कहा, तो अब भी जवान है गुरबचन,
फिर तो तेरी बुराइयां भी जवान होंगी। बहुत पुराना रिश्ता है हमारा, पहले भी तो तू अपनी दौलत की ताकत पर बच गया था और अब भी मेरी तकदीर ने मेरा साथ नहीं दिया। चल छोड़ इन बातों को, मुझे कत्ल करवाना चाहता है ना तू? ठीक है, मुझे एतराज़ नहीं हो। सोच, एक ऐसा इंसान जीकर क्या करेगा जिस पर ज़िंदगी ने मुसीबतें ही मुसीबतें डाई हों। यकीन कर गुरबचन, मुझे जीवन से कोई दिलचस्पी नहीं। हाँ, बस एक बात मेरे मन में है, तेरे मन में अगर याद आए तो मुझे मेरे कुछ सवालों के जवाब दे दे। बोल अर्जुन सिंह, बोल, क्या सवाल है तेरा? राधिका मेरी बहन कहाँ है? अर्जुन सिंह ने गम आलूद लहजे में पूछा। गुरबचन के होंठों पर एक शैतानी मुस्कुराहट फैल गई। कुछ लम्हे सोचने के बाद उसने कहा, बता दूंगा अर्जुन सिंह, बता दूंगा, मगर तुझसे एक सौदा करना चाहता हूँ। बोल, क्या तू ऐसा कोई सौदा करेगा मुझसे? क्या ऐसा सौदा? मैं समझा नहीं। मैं तुझे राधिका के बारे में बता दूंगा और तू मुझे इस लड़की के बारे में बताएगा जिसका नाम सतरानी है। गुरबचन सिंह ने बजरंगी की आंखों में देखते हुए कहा। बजरंगी बुरी तरह उछल पड़ा। इसके बदन में एक कप को पहाड़ से दौड़ गई। इसने दहशत ज़दा लहजे में कहा, सतरानी, ये मत कहना कि तुझसे नहीं जानता। मुझे मालूम है कि तुम दोनों के दरमियान गहरा संबंध है। सतरानी कहाँ है? बता गुरबचन सिंह, सतरानी कहाँ है? यहाँ इस हवेली में मेरे पास बड़े आराम से रह रही है। गुरबचन सिंह तूने इसे बजरंगी कोशिश के बावजूद मुँह से वो अल्फाज अदा न कर सका। इसके ज़हन में खदशा बनकर उभर रहे थे। नहीं अर्जुन, तू जो सोच रहा है मुझे इस पर हैरत है। क्या तुझे ये बात मालूम नहीं कि वो विश कन्या है? बजरंगी सर्द निगाहों से गुरबचन को देखने लगा। इसके जहन में एक चरखी सी चाल पड़ी थी। माजी की बहुत सी सोचें इसके जहन में दिमाग में आ रही थी, लेकिन इसने अपने आप को संभाले रखा। गुरबचन फिर बोला, मैं तुझसे इस लड़की के बारे में मालूमात हासिल करना चाहता हूँ। इसके नतीजे में मैं तुझे राधिका के बारे में बताऊंगा। तो मुझे बता के वो विश कन्या तुझे कहाँ से मिली और तुझसे इसका क्या संबंध है? मैं ज़रूर तुझे इसके बारे में बता दूंगा गुरबचन, मगर तू इसके बारे में क्यों मालूम करना चाहता है? एक बात देर में एहतजाज करना चाहता हूँ भाईजान, ये बजरंगी हो या अर्जुन सिंह, ये आपसे जिस लहजे में बात कर रहा है वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा। आप मेरे बड़े भाई हैं, एक संसार आपकी इज्जत करता है और बड़े एहतराम से आपका नाम लेता है। ये आपसे तू तराक से बात कर रहा है। जुगर राज ने गुस्सीले लहजे में कहा और बजरंगी हंस पड़ा। ये तेरा छोटा भाई है ना? पर एक बात बता, जितना बड़ा तू है क्या ये भी इतना ही बुरा है? या फिर इसके अंदर शराफत के कुछ जासी मौजूद है कि ये अपने भाई के लिए अपना दुरुस्त लहजा बर्दाश्त नहीं कर पा रहा? क्या इसे तेरे करतूतों के बारे में मालूम नहीं? क्या ये नहीं जानता कि तू कितना बद इंसान है? तेरी कोई इज्जत कैसे कर सकता? क्या नाम है रे तेरा? मुझे अपना नाम बता। बजरंगी ने बेखौफी से जुगलराज से पूछा और जुगलराज की आंखों में खून उतर आया था। मैं अपना नाम तुझे ऐसे नहीं बताऊंगा, बल्कि तेरी ये जुबान काट कर तेरे हाथ पर रख दूंगा जो मेरे भाई के साथ इतनी गुस्ताखी से पेश आ रही है। मैंने कहा ना तेरा भाई, अर्जुन सिंह ने कहना चाहा, लेकिन गुरबचन ने दरमियान में मुदाखलत कर डाली। नहीं अर्जुन सिंह, तू बात को गलत रास्ते पर मोड़ रहा है। तू मेरा कैदी है और मैं तेरे टुकड़े उड़वा सकता हूँ। और तू ये भी जानता है कि मेरे और तेरे दरमियान जो दुश्मनी है वो आसानी से ख़त्म नहीं होगी। यही बात मैं इस पागल लड़के को भी समझाना चाहता हूँ। इसे भी ये बात समझा दे। गुरबचन इसे कह दे कि जवान खून है, ज़्यादा जोश में ना आए। बजरंगी बेखौफी से बोला, इसका मतलब है कि तू मालूमात का तबादला करने के लिए तैयार नहीं है। गुरबचन, जब तेरे आदमी मुझे यहाँ से बाहर ले जा रहे थे तो मैंने सतरानी को आते हुए देखा था। वो कुछ लोगों के साथ इधर आ रही थी। बहरहाल वो कौन लोग थे और क्या किस्सा था मुझे नहीं मालूम। अगर तू मुझसे कुछ मालूम करना चाहता है तो बता के तुझे कैसे अंदाज़ा हुआ कि वो विश कन्या है? अंदाज़ा हो गया है अर्जुन सिंह, इस जहरीली लड़की ने जिसकी नस नस में जहर भरा है यहाँ कुछ लोगों को नुकसान पहुँचाया है। गुरबचन सिंह ने कहा और बजरंगी के चेहरे पर हैरत के नकुश नुमादार हुए। वो कुछ अजीब से अंदाज में सोच रहा था और शायद कुछ फैसला भी कर रहा था, क्योंकि इसके बाद जब वो बोला तो इसके लहजे में नरमी थी। इसने कहा, इसका मतलब है जो काम मुझे करना था वो सतरानी ने शुरू कर दिया। खैर ठीक है, बात तेरे और मेरे बीच इस शर्त की है कि तू मुझे राधिका के बारे में बताएगा और मैं तुझे सतरानी के बारे में। मैं तैयार हूँ, क्या समझा? फिर मैं अभी तैयार हूँ, गुरबचन ने जवाब दिया। जुगलराज बदस्तूर गुस्सैली निगाहों से बजरंगी को घूर रहा था और अपने भाई की बहुत इज्जत करता था वो। इससे बजरंगी का ये अंदाज बर्दाश्त नहीं हो रहा था। बजरंगी ने कहा, तेरी हवेली को आग लगाकर मैं यहाँ से भाग गया था। मेरे मन में आग ही आग थी। मैं कोई ऐसी शक्ति हासिल करना चाहता था जिससे मैं संसार में बसने वाले इन राक्षसों को राख कर दूं जिन्होंने इंसानों पर जुल्म के पहाड़ तोड़ रखे हैं। मैं और मेरा छोटा सा परिवार बड़े जुल्म का शिकार हुआ। हमारे ऊपर मुसीबतों के पहाड़ सबसे पहले और ठाकुर दलीप सिंह ने तोड़े। बजरंगी ने अपनी कहानी गुरबचन को सुनाई तो गुरबचन सिंह चौंक पड़ा। ठाकुर दलीप सिंह, वो चंदोसी वाला? हाँ, तुम इसे जानते हो, ज़रूर जानते होगे। राक्षस को राक्षस नहीं जानेगा तो और कौन जानेगा? आप इसे रोक नहीं सकते तो मुझे यहाँ से जाने की आज्ञा दे। बाईजी जुगलराज पर फिर भड़क उठा।
बर्दाश्त करो जुगराज, ये कमर टूटा सांप है। हम जब चाहे इसके कान पर जूता लाकर उसे कुचल सकते हैं, मगर फिर ये अनोखी कहानी किससे सुनेंगे? इसे बोलने दो। हाँ अर्जुन सिंह चौहान, मैं ठाकर दलीप सिंह को अच्छी तरह से जानता हूँ और तुम्हारे सामने एक दिलचस्प इंकशाफ करूंगा। तुम अपनी कहानी जारी रखो। मैं ऐलान करता हूँ कि तुम्हें राधिका के बारे में सब कुछ सच सच बता दूंगा। अगर तुम अपनी जुबान काबू में रखो तो मैं तुम्हें एक ऐसी बात बताऊं जिससे तुम्हारे क्रोध में कमी आ जाए। तुम चूंकि मुझसे तावन कर रहे हो, इसलिए मैं तुम्हारे बारे में नरम होना चाहता हूँ। पहली खबर मैं तुम्हें ये देना हूँ कि तुम्हारी बहन राधिका जिंदा है। वो कहाँ है मैं तुम्हें इस समय बताऊंगा जब तुम मुझे सतरानी के बारे में सब कुछ सही बता दोगे। बजरंगी के अंदाज में नुमायां तब्दीली हुई थी। ये इसके लिए बड़ी खुशखबरी थी कि इसकी बहन जीती है। इसने थकी थकी आंखों से गुरबच्चन को देखा और बोला, सच कह रहे हो तुम गुरबच्चन, मेरी बहन जीती है? हाँ, और ये भी वादा करता हूँ मैं तुमसे कि तुम्हें इस तक पहुँचा दूंगा। लेकिन तुम जरा अपनी जुबान पर काबू रखो। मेरा भाई लंबी बीमारी से उठा है। वो मेरे बारे में तुम्हारी बकवास बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। ठीक है गुरबच्चन सिंह, मैं न जाने कितने अरसे से नगर नगर मारा फिरा। मुझे शक्ति की तलाश थी, फिर मुझे एक महान गुरु मिल गया। उन्होंने मुझे बताया अगर मैं शीशनाग को जगा लूं तो मुझे वो शक्ति मिल जाएगी जिससे मैं राक्षसों को नीचा दिखा सकूं जो संसार में अपने आप को भगवान समझते हैं। शीशनाग को जगाने के लिए उन्होंने मुझे एक मंत्र बताया और मैंने ये दुख भरा संसार छोड़ दिया और एक वीराने में टूटे मंदिरों में पनाह ली। यहाँ मैंने मिट्टी का एक शीशनाग बनाया और इसके चरणों में बैठकर वो मंत्र पढ़ने लगा। मैं वो मंत्र पढ़ता रहा कि एक दिन जब मैं बस्ती से वापस आया तो शीशनाग के चरणों में एक अजीबोगरीब मंजर देखा। एक औरत वहाँ मुर्दा पड़ी हुई थी और इसके पास ही एक बच्ची थी जिसे संसार में आए हुए कुछ ही लम्हे गुजरे थे। इस बच्ची का रंग नीला था। औरत सांपों के काटने से गल गई थी। बहरहाल मैंने उसकी चीता जलाई और इस बच्ची को अपनी गोद में ले लिया। फिर वो बच्ची मेरे ही हाथों में पली। मैंने इसका नाम सतरानी रखा। ये वही सतरानी है नागों के बीच खेलती रही है। और मैं तुम्हें बता दूं गुरबच्चन सिंह कि काले नाग इसके मुंह से मुंह लगा कर इसे हवा देते रहे हैं। ये अंदाज़ा तो मुझे हो गया था कि विष इसकी नस नस में बड़ा है और वह खुद मासूम है, जानबूझकर किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। ओ, बड़ी अजीब कहानी है। इसे तो पता नहीं चल सका कि सतरानी असल में कौन है, वो औरत कौन थी जिसने इसे जन्म दिया। कहीं वो कोई नागन तो नहीं थी, कोई इच्छाधारी जिसने इंसान का रूप डाल लिया और फिर एक नागन ही को जन्म दिया। सतरानी के बारे में तुम्हें और कुछ मालूम है? कोई खास बात नहीं। अब तो मुझे ये बताओ कि सतरानी कहाँ है? गुरबच्चन सिंह बेहद चालाक था। एक बात तोड़ कर कह रहा था। यकीनन इसके मन में कोई गहरी साजिश जन्म ले रही थी। उसने नरम लहजे में कहा, सतरानी यही है, एक वेद के साथ मेरी हवेली में, और इसने मेरे भाई जुगनराज का इलाज किया है। जिसके शरीर से कीड़े निकलते थे अब ये बिल्कुल ठीक हो चुका है। गुरबच्चन सिंह ने यह सारी कहानी खास तौर से इसलिए जुगनराज के सामने सुनाई थी कि जुगनराज के दिल से सतरानी का प्रेम निकल जाए और वो अपने आप को शांत कर ले और सोचे कि वो एक नागन से प्यार करने लगा था जो इसकी लिए मौत ही मौत थी। वो इसका ये काम पूरा हो गया था। जुगनराज हैरानी से ये कहानी सुन रहा था। और अब मैं तुम्हें राधिका के बारे में बताना चाहता हूँ। वो अपना वादा पूरा कर रहा है। सुनो, बड़े हैरान हो गए तुम ये सुनकर। ठाकुर दलीप सिंह इस वक्त अपने किसी काम से मेरे पास आया हुआ था। जब राधिका को मैंने अपने कब्जे में ले लिया था, दलीप सिंह ने उसे देखा और बहुत देर तक देखता रहा। फिर इसने मुझसे कहा कि गुरबच्चन सिंह, मैं इस लड़की को जानता हूँ, ये मेरे एक मुलाजिम की बेटी थी। दलीप सिंह के कुछ ऐसे ताल्लुकात थे मुझसे कि जब इसने राधिका को मांगा तो मुझे इनकार करते ना बन पड़ी और दलीप सिंह राधिका को अपने साथ ले गया। यकीनन राधिका इसे पसंद आ गई थी। राधिका का सही पता ठाकुर दलीप सिंह से ही मिल सकता है। बजरंगी की आंखों में खून उतरा। इसने आहिस्ता से कहा, तो मेरा दुश्मन मेरी बहन को अपना कादी बनाए हुए है। मैंने तुम्हें ध्यानदारी से राधिका के बारे में बता दिया। अब तुम सतरानी को अपने साथ ले जा सकती हो। वे त्रिवेदी से रोक नहीं सकेगा। बजरंगी ने सर निगाहों से गुरबच्चन और जुगनराज को देखा, फिर आहिस्ता से बोला, आखिरी समय में तुमने मेरे ऊपर मेरी बहन का पता बताकर एहसान कर डाला। इसका मतलब है कि मेरे और तुम्हारे बीच दुश्मनी खत्म हो गई। मुझे बताओ बजरंगी, तुम्हारी और क्या मदद कर सकता हूँ? रुपये पैसे की ज़रूरत हो तो मुझसे ले लेना। अपनी बहन राधिका की तलाश में कोई दिक्कत पेश आए या ठाकुर दलीप सिंह तुम्हारे खिलाफ कोई कार्रवाई करना चाहे तो मुझसे बात कर सकते हो। ठीक है गुरबच्चन सिंह, मैं तुम्हारा एहतराम करता हूँ। मैं अपने नौकर को बुलाता हूँ, वो तुम्हें त्रिवेदी और सतरानी के पास पहुँचा देगा। गुरबच्चन ने कहा। फिर रघबीर के सुपुर्द ये जिम्मेदारी कर दी गई। चुनाचा बजरंगी धड़कते दिल के साथ सतरानी से मिलने के लिए चल पड़ा। इसके बाहर निकलते ही गुरबच्चन के होठों पर एक मकानाना मुस्कुराहट फैल गई। जुगनराज हैरान निगाहों से गुरबच्चन को देख रहा था। फिर इसने कहा, बाद में ही समझ में नहीं आई भाई जी, करना पड़ता है जुगनराज ऐसा। तुम खुशनसीब हो कि अपने बड़े भाई के कंधों का सहारा लेकर एक साफ सुथरा जीवन बिता रहे हो। तुम अगर सतरानी से इश्क में नाकाम होकर इंग्लैंड वापस जाना चाहते
तो मैं तुम्हें बेशक मना नहीं करूँगा, लेकिन मेरी दिली ख्वाहिश है कि अब तुम लंदन छोड़कर यही सहारनपुर में अपना जीवन बिताओ। भगवान का दिया हमारे पास बहुत कुछ है, राजाओं की तरह जीवन बिताओगे, मन की रानी जिसे मन चाहे बना लेना। ये तो जीवन के खेल होते हैं। सतरानी के बारे में तुम्हें पता चल गया, वो ऐसी खतरनाक औरत है। वो सारी बातें बाद में सोची जाएंगी। भाई जी, आप मुझे सिर्फ ये बताइए कि आपने अपने दुश्मन को इस तरह आज़ाद क्यों छोड़ दिया? कहाँ आज़ाद छोड़ दिया मैंने? बस यूँ समझ लो कि मैंने अपने दो दुश्मनों को आपस में लड़ा दिया है। क्या मतलब? जुगराज हैरत से बोला। गुरबच्चा सिंह सोच में डूब गया, फिर कुछ लम्हों के बाद कहने लगा, जिंदगी में ऊंच नीच चलती रहती है। ये ठाकुर दलीप सिंह मेरा बड़ा पुराना दुश्मन है। मेरी इसकी दुश्मनी की बुनियाद इस वक्त पड़ी थी जब चंदोसी के नुवाही इलाके में मैंने आमों के कुछ बाग खरीदे थे। बहुत बड़ी रकम खर्च की थी मैंने इन बागों को खरीदने में, लेकिन ठाकुर दलीप सिंह ने इन बागों पर मेरा कब्जा न रहने दिया। इसने मुझसे कहा कि ये इसका इलाका है, यहाँ किसी और की ज़मीनें बर्दाश्त नहीं की जा सकती। वो बाग औने पौने इसके हाथ बेच दिए जाए, वरना वो इन पर कब्जा कर लेगा। खैर, मुख्तसर ये कि बाग इसके कब्जे में चलेंगे। हमने मुकदमा भी किया, लेकिन हम वो मुकदमा हार गए, क्योंकि वहाँ ठाकुर दलीप सिंह के बड़े असरार थे। मज़े की बात यह है कि ठाकुर दलीप सिंह के यहाँ अर्जुन सिंह का बाप नौकरी करता रहा है और ठाकुर दलीप ने उस पर कुछ इल्ज़ाम लगाए और इसे गिरफ्तार करवा दिया, जिस पर अर्जुन सिंह के बाप ने खुदकुशी कर ली। अर्जुन सिंह के दिल में दलीप सिंह से इंतकाम की भावना भी है, और अब हमने इसे ये बता दिया कि इसकी बहन दलीप सिंह के कब्जे में है, तो यूँ समझो कि नक्शा दो आतिशा हो गया है। बदले का नक्शा भी मज़े का होता है, और इसके साथ एक खतरनाक लड़की भी है। क्या समझे? दलीप सिंह के तो मज़े ही मज़े होंगे। गुरबच्चन सिंह हंसने लगा। जुंगराज हैरान निगाहों से बड़े भाई को देख रहा था। फिर इसने कहा, यह जागीरदारी भी अजीबोगरीब चीज़ है। इंसान न जाने क्या कुछ कर डालता है। कमाल की बात है, थोड़े दिन के बाद सुन लेना कि ठाकुर दलीप सिंह का क्या हुआ। हमारे बंदे वहाँ मौजूद हैं जो हमें वहाँ के बारे में इतला देते रहते हैं, गुरबच्चन सिंह ने कहा, और जुंगराज भी मुस्कुराने लगा। रघबीर ने बजरंगी को वहाँ पहुँचा दिया जहाँ त्रिवेदी मौजूद है। सतरानी उदास ही बैठी थी। बजरंगी अंदर दाखिल हुआ तो त्रिवेदी और सतरानी ने एक दम चौंक कर उसे देखा। दूसरे लम्हे सतरानी के हलक से चीख निकली, बाबा बजरंगी! और वह अपनी जगह से उठकर हाथ फैलाए हुए बजरंगी की जानिब बढ़ी। इसने बजरंगी को अपने दोनों बाजुओं में बांध लिया। उधर बजरंगी भी इसके सीने से साह लगाए हुए इसे थपथपा रहा था और इसकी आंखों से आंसू रवा थे। दरहकीकत इस बच्ची को इसने माँ बाप बनकर पाला था। ये अलग बात है कि उसका माजी आज तक बजरंगी को मालूम नहीं था, और पता नहीं इसके माजी पर कब तक ये पर्दा पड़ा रहने वाला था। अलबत्ता त्रिवेदी अजीब सी निगाहों से इन दोनों को देख रहा था। बजरंगी और सतरानी देर तक एक दूसरे से लिपटे रहे। फिर सतरानी ने कहा, कहाँ चले गए तुम बाबा बजरंगी? कितना याद करती रही थी मैं तुम्हें। वो तो त्रिवेदी जी ने तुम्हारी जगह संभाली, वरना पता नहीं मेरा क्या होता। तू गायब कहाँ हो गई थी सतरानी? लो, गायब मैं थी या तुम? मैं तो तुम्हारा इंतजार कर रही थी जहाँ तुम मुझे छोड़ के गए थे, पर तुम ही ना आए। फिर मुझे वेजी महाराज मिल गए, ये मुझे अपने घर ले गए। उन्होंने मुझे अपने घर में हर तरह की इज्जत दी। ये बहुत अच्छे इंसान है। बजरंगी ने त्रिवेदी की तरफ देखा और बोला, आप वेद हैं? हाँ हाँ, मैं हूँ। तीरथ राम त्रिवेदी खोए खोए लहजे में बोले, ये मेरी बेटी है, मुझसे बिछड़ गई थी। मैं इसे छोड़कर किसी चीज़ की तलाश में निकला था, और हाँ, वहाँ जल्दी वापस नहीं पहुँच सका था। बस अब हम दोनों जुदा हो गए, पर आपने जो एहसान किया इसके लिए मैं आपका ममनून हूँ। एहसानात इसने किए हैं, मेरी तो जून ही बदल गई है। बड़ा प्रेम हो गया मुझे इसे अपनी बेटियों की तरह से। मेरी 4 बेटियां और मैंने इसे अपनी 5वीं बेटी बना लिया है, पर मैं इसके बारे में आपसे और भी कुछ मालूम करना चाहता हूँ। अगर ये आपकी बेटी है तो क्या आप मुझे बता सकेंगे कि ये विष कन्या कैसे बन गई और इसके अंदर वो अजीबोगरीब खूबियाँ कैसे पैदा होंगी जो किसी आम इंसान में नहीं हो सकती? त्रिवेदी ने कहा। बजरंगी इसके सामने बैठ गया। इसने मुख्तसर अल्फाज में त्रिवेदी को सतरानी के बारे में बताया और त्रिवेदी सर खुजाते हुए गर्दन हिलाने लगा। बस यही कहा जा सकता है कि सब भगवान की लीला है। वो किसके जरिए किसको क्या देना चाहता है ये वही जानता है। मैं इस संसार में इसलिए लाया हूँ कि मनुष्य के जीवन का क्या भरोसा कब हंस उड़ जाए और माठी रह जाए। संसार में इसकी कोई जगह तो हो, और ये जगह आपने बनाई है त्रिवेदी जी, ये बहुत खुश नजर आई है। एक बात और बताइए बजरंगी महाराज, ये किसी बीमार के सामने बैठ जाती है, इसकी आंखों में देखती है, फिर इसका इलाज ढूंढ लेती है। मैंने कई बार ये बात महसूस किया है कि अगर विष कन्या है तो फिर इसके अंदर ये शक्ति कहाँ से पैदा हुई कि आंखों में देखकर अंदर की बीमारी का पता चला ले। बजरंगी को याद आया वो लड़की जिसके पेट से उसने छिपकली निकाली थी, इस तरह इसके सामने बैठी थी और इसने इसका इलाज दरियाफ्त कर लिया था। इसकी वजह खुद बजरंगी भी नहीं जानता था। यही बात इसे त्रिवेदी से कही मैं आपको बता चुका हूँ। मैं त्रिवेदी जी
किस तरह से ये मेरे सामने आई और कैसे बड़ी हुई, इससे ज़्यादा मुझे इस बारे में और कुछ नहीं मालूम। अब आपकी क्या आज्ञा है महाराज? त्रिवेदी ने सवाल किया। देखिए त्रिवेदी जी, मैं खुद भी यही चाहता हूँ कि इसे जीवन में इसकी पसंद की जगह मिले। ये जो कुछ बन चुकी है इसे इस बारे में कुछ नहीं मालूम। मैं इसे ये भी समझाऊंगा कि मुझे इससे कुछ काम है। मैं इसे लेकर यहाँ से निकल जाऊंगा, पर जब मेरे काम पूरे हो जाएंगे तो मैं आपके पास आपकी बस्ती में आऊंगा और इसके बाद आपसे ये विनती करूंगा कि महाराज मुझे और इसे अपने चरणों में ही रख लें। हम दोनों कभी आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। अरे राम राम, कैसी बातें करते हैं आप बजरंगी जी। आप अगर मेरे घर पर दाने तो यूँ समझ लीजिए मेरा जीवन ही सफल हो जाएगा। मैं तो अपनी बेटियों के साथ फाके करता था, जब से ये लक्ष्मी मेरे घर आई आप यूँ समझ लीजिए मेरे बाग जागे हैं। आप जब भी मेरे घर आए ये सोच कर आए कि आप अपने घर जा रहे हैं। त्रिवेदी ने खलूस से कहा और बजरंगी गहरी सोच में डूब गया। अब इसे सिर्फ गुरबच्चन के सिलसिले में सोचना था और वो सोचता रहा। सतरानी बजरंगी के मिल जाने से बहुत खुश थी और बड़े प्यार बड़े अंदाज में उससे बातें कर रही थी। उसने कहा, बाबा बजरंगी, ये संसार बहुत अच्छा है, पर यहाँ के रहने वाले अलग अलग तरह के लोग हैं। कोई बहुत अच्छा है तो कोई बहुत बुरा। त्रिवेदी जी कितने अच्छे हैं, उन्होंने मुझे अपने घर में बड़े मान दिए। यहाँ आई कुछ नए लोगों को देखा। संसार में तरह तरह के लोग हैं, मैं नहीं जानती कि इनके साथ कैसे रहा जा सकता है। जो अच्छे हैं उनके साथ क्या किया जाए और जो बुरे हैं उनके साथ क्या करें। बजरंगी की होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। यही सब कुछ तो मैं तुझे दिखाने लाया हूँ। मैं बताऊंगा तुझे, समझाऊंगा तुझे, तेरा गुरु बनूंगा। अब इसके सिवा और कुछ चारा नहीं। मैं वो सब कुछ करूंगी जो आप मुझसे कहेंगे। त्रिवेदी जी के साथ भी मेरा बड़ा अच्छा समय बीता है। वो बीमारों का इलाज करते थे, मैं इन्हें जड़ी बूटियों के बारे में बताती थी। अब मैं आपके कहने से वो सारे काम करूंगी जो मुझे अच्छे लगते हैं। हाँ क्यों नहीं, एक बात कहूँ तुझसे, मेरे साथ बड़ा अन्याय हुआ है सतरानी। कुछ दुश्मनों ने मुझसे मेरे जीवन की सारी खुशियाँ छीन ली। उन्होंने मेरे साथ बड़ी बुराइयां की हैं और मैं इनसे बदले की भावना मन में रखता हूँ। अब अगर तू मेरा साथ देगी तो मैं अपने दुश्मनों से बदला ले सकूँगा। मैं तुम्हारा साथ दूंगी। बाबा बजरंगी, मुझे बताओ तुम्हारा दुश्मन कौन है? बताऊंगा, क्यों नहीं बताऊंगा, बजरंगी ने खुशी से कहा और इसकी आंखों में सबसे पहले एक शक्ल घूम गई। ये गुरबच्चन सिंह की सूरत थी, जो कहता था कि राधिका को दिलीप सिंह ने ले लिया है। दिलीप सिंह को भी देखा जाएगा, लेकिन गुरबच्चन महाराज, पहले तुम्हारे जाने का समय आ गया है। बजरंगी ने दिल में सोचा और इसके चेहरे पर नफरत की लकीरें खिंच गई। बजरंगी को मेहमान खाने में एक मोअज़्ज़िज़ मेहमान का दर्जा दिया गया था। गुरबच्चन बहरहाल एक चालाकदार जमींदार था, हर तरह के हालात से निमट चुका था। उसने बजरंगी पर पूरी तरह निगाह रखी थी। यह अंदाज़ा भी लगा चुका था कि सतरानी त्रिवेदी से ज़्यादा बजरंगी से प्यार करती, और इसकी वजह भी थी ये ही कि वो अपनी पैदाइश के पहले दिन से बजरंगी के साथ रही थी। लेकिन ये इसका मसला नहीं था। इसने बजरंगी को एक रास्ते पर लगा दिया था और गहरी चाच रही थी, लेकिन इसके बावजूद दुश्मन से होशियार रहना उसकी फितरत में शामिल था। बजरंगी से ये नहीं कह सकता था कि वो जल्दी से जाए और दिलीप सिंह के पास राधिका को तलाश करे। इसके जहन में बहुत से मंसूबे थे। इसने रामपुर को हरिराम को होशियार कर दिया था कि बजरंगी जब तक यहाँ इसकी हर नकलो हरकत पर निगाह रखे जा, वो इसके जाने का इंतजार कर रहा था। इस हिस्से में इसने पहला कदम यह उठाया कि त्रिवेदी को फारा करने का फैसला किया। जब त्रिवेदी अपने घर वापस चला जाएगा तो बजरंगी भी यकीनन यहाँ से जाने के बारे में सोचेगा। इसे थोड़ा सा तरद्दुद जरूर था कि राधिका की खबर मिलने के बावजूद बजरंगी ने फौरन ही यहाँ से चले जाने का फैसला क्यों नहीं किया, लेकिन वो जल्दबाजी नहीं करना चाहता था। असल में बजरंगी के जरिए वो दिलीप सिंह को शिकार करना चाहता था, वरना इस हवेली में बजरंगी का हाथ में इसके लिए कोई मुश्किल काम नहीं था। फिर इसने त्रिवेदी को पास बुलाया और कहा, जी त्रिवेदी जी, मैंने आपसे जो वादे किए थे इन्हें पूरा करने के लिए तैयार हूँ। अगर आप चाहें तो मैं अपने आदमी भेजकर आपकी बस्ती कूपा में आपके लिए घर की तैयारी का बंदोबस्त करूं, क्योंकि मैंने आपसे इसका वादा कर रखा है। अगर आप खुद ये काम करना चाहें तो मैं आपको 25 लाख रुपए दे सकता हूं। आप अपना घर तैयार कर लीजिए। अगर रकम पड़ जाए तो बेदरक मेरे पास आ जाइए या अपने किसी और आदमी को यहाँ भेज दीजिए, आपको और रकम मिल जाएगी। कोपा जैसी मामूली बस्ती में जहाँ अब भी घर हजारों में बन जाया करते थे, 25 लाख रुपए की रकम का तस्वीर त्रिवेदी जी के लिए बेहोश कर देने को काफ़ी था। वो फटी फटी आंखों से गुरबच्चों को देखते रहे। कई बार दिल चाहा कि उनसे कहे कि महाराज, जैसा मजाक अच्छा नहीं होता, दिल की हरकत भी बंद हो सकती है, लेकिन गुरबच्चन सिंह जैसे बड़े जमींदार के सामने ये अल्फाज न कह पाए। गुरबच्चन ने कहा, घर की तैयारी के अलावा 5 लाख रुपए मैं आपके ऊपर से और दूंगा, आपको ऊपर से जो आपका इनाम होगा। मेरे भाई का जीवन इस थोड़ी सी रकम से कहीं ज़्यादा है। त्रिवेदी जी के बदन में कपकपी इनकी अंदरूनी कफियत का साफ इजहार कर रही थी, जिसे देखकर गुरबच्चन सिंह के होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। मैं जो कुछ कह रहा हूँ एक बड़े जमींदार की हैसियत से कह रहा हूँ। आप ये बताइए कि अब कब से
कब यहाँ से जाना चाहते हैं? महाराज आज ही, त्रिवेदी जी ने कपकपाती हुई आवाज़ में कहा। नहीं, आज नहीं, आप कल चले जाइए। मैं हिफाजत के साथ रकम समेत आपको गांव पहुंचाने का बंदोबस्त करूंगा। त्रिवेदी जी अपनी जगह से उठे और गुरबचन सिंह के कदमों में गिर पड़े। महाराज, आपने मेरा सारा जीवन सफल कर दिया। मैं अपनी बेटियों की शादियां भी कर सकूंगा और आराम से अपनी बाकी ज़िंदगी गुजार सकूंगा। ठीक है, जो कुछ मैंने कहा है वो कल हो जाएगा। अभी गुरबचन सिंह और त्रिवेदी ये बातें कर रहे थे कि डॉक्टर शिवराज उनके पास पहुंच गया। माफ़ी चाहता हूँ गुरबचन जी, कुछ बेतवजही महसूस कर रहा हूँ मैं आपकी। बेशक जुगर आज सेहतयाब हो चुके हैं। मैं सिर्फ इसलिए रुक गया था कि इनका मुआयना करता रहूँ, ये मालूम करने की कोशिश करूँ कि इनकी ये सेहत आर्जी है या फिर वो मुस्तकिल तौर पर ठीक हो गए हैं। मुझे अंदाज़ा हो गया है कि वो मुकम्मल सेहतयाब हो गए हैं। चुनांचे अब मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। और इन्हें डॉक्टर शिवराज अब हमारे बुलाने पर इंग्लैंड से यहाँ आए हैं। हम आपको आपके वक़्त और इन कोशिशों का भरपूर मुआवजा देंगे। मुआवजे के अलावा आप हमारे मोअज़्ज़िज़ मेहमान हैं। असल में आपको पता है हम कैसी उलझनों में पड़ गए थे। अब हमें इन उलझनों से छुटकारा मिल गया है, सारे काम हो गए हैं, इसलिए अब हमारा आपका कुछ अर्से तक साथ रहेगा। नहीं गुरबचन सिंह जी, मैं आपका दिल से शुक्रगुजार हूँ कि मेरे किसी ख़ास अमल ना करने के बावजूद आपने मुझे भरपूर इज़्ज़त दी है और मेरे अखराजात भी पूरे किए हैं। वहाँ इंग्लैंड में मैं बहुत से लोगों का मुआलिज हूँ और इनका माहाना चेकअप करता हूँ। यहाँ आए हुए मुझे काफ़ी दिन गुजर गए हैं। मैं जुंगर राज का आखिरी चेकअप करने के बाद यहाँ से रवानगी चाहता हूँ। वैसे मैं इनकी तरफ से मुतमईन हूँ, ये भगवान की दया है। मैं अपने भाई को अपने जीवन से ज़्यादा चाहता हूँ। बहरहाल आप जब भी कहेंगे मैं आपकी वापसी का बंदोबस्त कर दूँगा। बस एक बात मेरे दिल में रहेगी जिससे आपसे ज़रा सी शिकायत है। डॉक्टर शिवराज ने कहा और गुरबचन सिंह चौंक कर उसे देखने लगा। ये बताइए क्या बात है? उसने सवाल किया। इस वक्त इत्तेफाक से तीरथ राम त्रिवेदी भी यहाँ मौजूद हैं, इसलिए मैं इनसे आखिरी बात उनसे करना चाहता हूँ और आपकी सिफारिश भी चाहता हूँ। सत्रानी के बारे में गुरबचन सिंह ने मारी खेज अंदाज में डॉक्टर शिवराज को देखते हुए कहा। हाँ, आप मुझे जो कुछ देना चाहते हैं वो मेरे बजाय त्रिवेदी जी को दे दीजिए और इनसे बस ये कह दीजिए कुछ अर्से के लिए सत्रानी को मेरे हवाले कर दिया जाए। मैं इसकी इनसे ज़्यादा हिफाजत करूँगा और मैं इसे अपने साथ इंग्लैंड ले जाऊँगा। मैं इसके ज़रिए ऐसे बीमारों का इलाज करूँगा जिनकी बीमारी लाइलाज है और वो सिर्फ ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला है। त्रिवेदी जी, आप ये समझिए कि इससे बड़ा नेक और कोई काम नहीं हो सकता। बल्कि मैं आपको ये भी पेशकश करता हूँ कि अगर आप चाहें तो मेरे साथ इंग्लैंड चलें। मैं आप दोनों के इंग्लैंड जाने का बंदोबस्त कर दूँगा। बस कुछ अर्सा मेरे साथ गुजार लीजिए। मैं वहाँ की दुनिया में एक तहलका मचा देना चाहता हूँ। इसमें नाम भी कमाऊँगा और दौलत भी। मैं साफ साफ बात कर रहा हूँ त्रिवेदी जी, आपको इस दौलत का 10% हिस्सा दूंगा और आप यकीन करें जब आप इंग्लैंड से लौटेंगे तो करोड़पति हो चुके होंगे। त्रिवेदी खैरा से आंखें और मुंह फाड़े कभी गुरबचन सिंह की सूरत देख रहा था और कभी डॉक्टर शिवराज की। इसके दिमाग में न जाने क्या क्या ख्यालात आ रहे थे, लेकिन गुरबचन सिंह ने दूध का दूध और पानी कर दिया। सबसे ज़्यादा अफसोस की बात तो यह है डॉक्टर शिवराज की अब त्रिवेदी का सत्रानी से कोई ताल्लुक नहीं रहा। क्या? डॉक्टर शिवराज हैरत से बोला। त्रिवेदी जी कल अपने गांव वापस जा रहे हैं और सत्रानी का असल सरप्रोस इसके पास पहुंच गया और इसका नाम अर्जू सिंह बजरंगी है और वो अब बजरंगी ही के पास है। वो ये एक छोटी सी कहानी है। बजरंगी ने रोज़े अव्वल से सत्रानी को परवरिश किया है। आप यूँ समझ लीजिए कि अपनी पैदाइश के पहले दिन से वो बजरंगी के साथ ही बजरंगी इसकी वीरानों में परवरिश करता रहा और इसके बाद उसे लेकर बाहर की दुनिया में आया तो इत्तेफाक से दोनों जुदा हो गए और सत्रानी त्रिवेदी जी के हाथ लग गई। लेकिन अब बजरंगी सत्रानी को वापस मिल गया है और यहीं इस जगह मौजूद है। सत्रानी इसे अपने बाप का दर्जा देती है। शिवराज का चेहरा सुर्ख हो गया। ये तो और अच्छी बात हुई थी। अब सत्रानी का सही तौर पर पता चल जाएगा कि वो जहरीली औरत क्यों है। कहाँ है बजरंगी? अगर ऐसी बात है तो मैं इससे बात करूँगा। धीरज रखें, आप चिंता क्यों करते हैं? अभी 2-3 दिन इन्हें साथ रहने दीजिए, इसके बाद आप चाहेंगे तो मैं बजरंगी से आपकी बात करवा दूंगा। ओ 2-3 दिन क्यों? डॉक्टर शिवराज, ये मेरी हवेली है, यहाँ के कुछ कवानीन हैं और हमारी कुछ ज़रूरतें हैं। अब बराए करम इनमें मदाखलत ना कीजिए। वैसे तो मैं आपको ये पेशकश कर चुका हूँ कि आपके यहाँ आमद के कुल अखराजात और आपकी तलब करदा रकम आपके हवाले कर दी जाएगी और इसके बाद आपको एक मोअज़्ज़िज़ मेहमान की हैसियत से रुखसत कर दिया जाएगा। सत्रानी मेरी मलकियत नहीं है, मैं इसका हाथ पकड़कर आपके हवाले कर दूँ। बजरंगी के लिए जो 2-3 दिन का वक्फा मैंने मुतय्यन किया है इसकी कुछ बुनियादें हैं। बराए करम इनके बारे में तफसील ना पूछिएगा। डॉक्टर शिवराज को एकदम एहसास हो गया गुरबचन सिंह का लहजा खुश्क हो गया है। चुनांचे उसने खामोशी त्याग गाली। कुछ लम्हे के बाद वो वहाँ से वापसी के लिए तैयार हो गया और बोला, ठीक है, मुझे कोई एतराज़ नहीं। बस यूँ समझ लीजिए कि वो मेरी एक अहम ज़रूरत है।
अगर ऐसा हो जाए तो आप मेरी मदद कीजिएगा, मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा। हाँ क्यों नहीं, मैं बजरंगी से बात कर लूँगा। ठीक है त्रिवेदी, कल सुबह आपकी रवानगी का बंदोबस्त कर दिया जाएगा। डॉक्टर शिवराज आप आराम से रहें और 2-4 दिन और सही। अगर इस दौरान आप चाहें तो अपनी वापसी की तैयारियां कर सकते हैं। मैं दिल्ली चला जाता हूं, लेकिन बजरंगी से बात करने के बाद मैं कोई फैसला कर सकता हूं। ठीक है, आप आराम से रहें, इजाज़त दीजिए। डॉक्टर शिवराज का और बाहर निकल गया। त्रिवेदी भी प्रणाम करके बाहर चला गया था। गुरबचन देर तक सोचता रहा, फिर इसने जुगन को तलब कर लिया और इसे तमाम सूरत हाल बताते हुए कहा, बजरंगी को डॉक्टर शिवराज के साथ नहीं जाना चाहिए। ज़ाहिर है मैंने उसे अपने काम के लिए इस्तेमाल किया है। अगर दलीप सिंह को इसके हाथों कोई बड़ा नुकसान ना पहुंचा तो मैं फिर कम अज़ कम बजरंगी को ज़रूर ख़त्म कर दूंगा। मैं हरीराम को हदायत जारी करूंगा कि जब बजरंगी ठाकुर दलीप सिंह के घर में दाखिल हो तो हरीराम को इससे दूर नहीं होना चाहिए। ठीक फैसला किया है आपने भाई जी। जहाँ तक डॉक्टर शिवराज का ताल्लुक है तो बजरंगी को किसी तौर पर इसके हाथों नहीं लगना चाहिए, क्योंकि इस तरह वो डॉक्टर शिवराज की हिफाजत में पहुँच जाएगा। और डॉक्टर शिवराज खुद भी कोई मामूली आदमी नहीं है। पता नहीं बजरंगी यहाँ क्यों टिका हुआ है। मेरी ख्वाहिश है कि जल्दी से यहाँ से निकल जाए। अगर मैं इससे खुद कहता हूँ कि वो यहाँ से चल जाए तो ये ज़रा गैर मुनासिब बात होगी। जी भाई जी, मैं आपकी सोच बिल्कुल ठीक है। बजरंगी से हम अपना काम ले रहे हैं तो फिर इसे डॉक्टर शिवराज के हवाले क्यों किया जाए। कोई ऐसी चाल चली जाए जिसकी वजह से बजरंगी यहाँ से फ़ौरन रवाना हो जाए। मैं इस बारे में गौर करता हूँ। कोई ऐसी कहानी सुनाई जाए, मसलन ये कहा जाए कि जब इसने हमारी हवेली में आग लगाई थी तो कुछ लोग हलाक हो गए थे, और जो लोग हलाक हो गए हैं उनके अजीज रिश्तेदार को पता चल गया है कि हवेली में आग लगाने वाला बजरंगी इस वक्त हवेली में मुकीम है। चुनांचा वो इसकी जान के दर पे हो गया। क्या कहते हो जुगराज मुस्कुराती हुई निगाहों से भाई को देख रहा था। फिर इसने कहा, भाई जी आपको तो इस मुल्क का या किसी बहुत बड़ी राजधानी का हुक्मरान होना चाहिए था। जो सियासत आपके मन में चलती है इसका तौर मुश्किल है। बड़ी अच्छी कहानी गढ़ी है आपने। मैं हरीराम से कहकर कुछ लोगों को ऐसे रात की तरीकी में बजरंगी के आसपास मंडलाने के लिए छोड़ देता हूँ जो ये ज़ाहिर करेंगे कि वो बजरंगी की ताक में है, बल्कि कोई छोटी मोटी कार्रवाई भी कर लीजिए। क्या कहते हो? वाह भाई जी वाह महाराज, बिल्कुल ऐसा करना है। जुगराज ने तरीफी निगाहों से भाई को देखते हुए कहा। गुरबचन सिंह मुस्कुराने लगा। थोड़ी देर बाद खामोश रहने के बाद उसने कहा, इस सिलसिले में पहली कार्रवाई कल करूँगा। हरीराम के साथ मिलकर मनसूबा बनाना है, लेकिन त्रिवेदी को पहले रवाना कर दो, बहुत ज़रूरी है। जो वादा मैंने उससे किया इसे पूरा करूँगा, क्योंकि मैं इसके साथ कोई बेईमानी नहीं करना चाहता। जो कुछ इसे दूंगा वो तुम्हारी जान का सदका होगा। फिर इसने ऐसे ही किया। दूसरे दिन इसने त्रिवेदी को वादे के मुताबिक 30 लाख रुपए की रकम अदा की और हरीराम से कहा कि इसे कुछ मुहावजों के साथ इसके घर कोपा पहुंचा दिया जाए। त्रिवेदी सतरानी के पास पहुंचा और देर तक इसके सर को सीने से लगाए रोता रहा। बेटियों जैसा प्रेम हो गया है हमें तुझसे, यही कहकर तुझे अपने घर ले गए थे। सतरानी के भगवान ने पांचों बेटी भी दे दी। बजरंगी मौत के समय तक हम इसे नहीं भूल सकेंगे। भगवान तुम्हें तुम्हारे कामों में कामयाब करे। तो इसे लेकर हमारे पास ज़रूर आना। मैं आऊँगी बाबा त्रिवेदी, मैं ज़रूर आऊँगी। आप बिल्कुल चिंता ना करें। सतरानी ने कहा। इसके बाद त्रिवेदी उनसे रुखसत हो गया। बजरंगी सतरानी का चेहरा देख रहा था। सतरानी भी त्रिवेदी के लिए उदास नजर आ रही थी। बजरंगी ने कहा, सतरानी नया संसार तुम्हें कैसा लगा? सतरानी खाली निगाहों से बजरंगी को देखने लगी। तो बजरंगी बोला, सतरानी अगर हम वहीं इस टूटे मंदिर में पड़े रहते जहाँ तुमने जन्म लिया था और जहाँ तुम्हारी माँ की चिता चलाई गई थी, तो तुम्हें इस संसार के बारे में कुछ भी मालूम ना होता। मगर सतरानी, मनुष्य के लिए संसार वासियों से दूर रहना मुमकिन नहीं है। यहाँ तुम्हें तरह तरह के लोग मिलेंगे, पर सतरानी तुम आम संसार वासियों से थोड़ी सी अलग हो, लेकिन कहीं ना कहीं तुम्हारा भी अंत होगा। अलबत्ता मैं तुम्हें ये बता दूं कि तुम सुंदर हो, और जो जीवन का एक खेल ये भी है कि लोग सुंदरता के पुजारी होते हैं और चाहते हैं सब कुछ उनके कब्जे में आ जाए। जय शर्मा के बारे में तुमने जो कुछ बताया वो भी यही था सतरानी। अब मैं तुम्हें एक और बात बताऊँ। तुमने कहा था कि मेरा दुश्मन तुम्हारे भी दुश्मन होंगे। सतरानी, मैं दुश्मनी का ये खेल शुरू करना चाहता हूँ और तुम इसमें मेरी मदद करोगी? अवश्य करूँगी बजरंगी बाबा, मुझे बताओ कि मैं क्या करूँ। सतरानी ने सादगी से कहा। क्या तुम जानती हो सतरानी कि तुम्हारे शरीर में विष भरा है? सतरानी कुछ देर सोचती रही, फिर बोली, हाँ मैं जानती हूँ। सतरानी के इस जवाब ने बजरंगी को हैरान कर दिया। उसने कहा, और तुम्हारे विष से संसारवासी जीते नहीं रह सकते। जानती हूँ। तुम्हें मेरे दुश्मनों में ये विष आजमाना है। यहाँ इस हवेली में मेरे 2 दुश्मन हैं सतरानी, 2 दुश्मन। सतरानी पूरी तवज्जो से बजरंगी की बातें सुन रही थी। बजरंगी ने कहा, मेरा दुश्मन नंबर 1 गुरबचन है। बहुत पुरानी बात है, मैं बुरे हालात का शिकार होकर गुरबचन सिंह के यहाँ नौकरी करने आया। मेरी जवान बहन राधिका मेरे साथ थी। पापी गुरबचन ने मेरी बहन को अपने कब्जे में लिया, और जब मैंने अपनी बहन को इसके कब्जे से निकालने की कोशिश की तो इसने मुझे कैद करा दिया। मेरी बहन के साथ न जाने इसने क्या सलूक किया, पता नहीं वो जीती भी है या मर गई।
मेरे पूछने पर इसने मुझे एक कहानी सुनाई है। वो सच है या झूठ मैं नहीं जानता, लेकिन सतरानी, मेरे जीवन का मकसद अपनी बहन की तलाश है। मैंने तुम्हें ना सिर्फ तुम्हारे गुरु बल्कि तुम्हारे पिता की तरह पाला है। मेरी तुमसे विनती है सतरानी कि मेरा साथ दो। पहले मैं अपने दुश्मनों से बदला लूंगा। इसके बाद संसार वासियों से जो नशे के रूप में राक्षस हैं और मेरे और राधिका जैसी बेबस लड़कियों पर सितम तोड़ते रहते हैं। सतरानी ने आगे बढ़कर बजरंगी के सीने पर साग रख दिया और बोली, आप मुझसे यूँ क्यों कहते हैं बाबा बजरंगी कि मैं ये आपकी विनती है? आप मुझे हुक्म दे बाबा बजरंगी, आप जो कहेंगे मैं खुशी से करूँगी। बजरंगी की आंखों में आंसू आ गए। कुछ देर वो खामोश रहा, फिर बोला, मेरे गुरु ने मुझसे कहा था कि मैं चाप करके शीश नाग को जगाऊं। साधु संतों के वचन निराले होते हैं। मुमकिन है इस मंदिर में उन्होंने मुझे तुम्हारे लिए भेजा हो। इस तरह मुझे शीश शक्ति भी मिल गई और एक बेटी भी। आपके हर हुक्म पर शीश झुका देना मेरा कर्तव्य है बाबा बजरंगी। सतरानी ने कहा, बड़ा समय बीत गया मुझे अपनी राधिका से बिछड़े हुए, पर मेरे मन की आग चौंकी तो है। अगर बच्चे ने मुझसे मेरी राधिका छीनी है, मैं भी इसके कलेजे में ऐसा छुरा खबोना चाहता हूँ कि वो मौत के बाद भी हमें याद रखे। हमें क्या करना है बाबा? सतरानी ने पूछा। बजरंगी किसी ख्याल में डूब गया। कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, जुगर आज गुरबच्चन का भाई है। जिस तरह सुना है कि किसी जादूगर की जान इसके तोते में होती है, इस तरह गुरबच्चन की जान इसके भाई में है। गुरबच्चन को अपने भाई का मुर्दा शरीर देखना होगा। हाँ, जो मेरे दिल में बीती है इससे बीच से गुजरना होगा। मैं इससे पूछूंगा कि क्यों गुरबच्चन भाई को खोकर कैसा लग रहा है। बजरंगी का चेहरा सुर्ख हो गया था, आंखों से आंसू बह रहे थे और ये सब कुछ बड़े कहर और गजब के आलम में कह रहा था। सतरानी ने अपने पल्लू से इसके आंसू साफ किए और बोली, तुम्हारी सतरानी एक एक से तुम्हारा बदला लेगी। ये मेरा वादा है। तुम मेरे पालनहार भी हो बाबा और गुरु भी। मुझ पर दोहरा फर्ज है कि एक बेटी का फर्ज भी पूरा करूं और गुरु दंचना भी दूं। बजरंगी की आंखें चमक उठी और वो बोला, भगवान ने मुझे सहारा दिया है। तुम मुझसे बिछड़ गई थी, फिर दोबारा मिल गई। संसार बहुत बड़ा है, किसी का बिछड़ कर मिल जाना ये बताता है कि भगवान ने तुम्हें मेरी मदद के लिए संसार में भेजा है। मैं अभी संसार के सारे कर्म नहीं जानती बाबा बजरंगी, बहुत कुछ सिखाना होगा तुम्हें मुझे। बाबा बजरंगी, सब कुछ सिखाऊंगा। अब तुम ये सुनो कि आगे तुम्हें क्या करना है। बजरंगी ने कहा और सरगोशी के अंदाज में सतरानी को अपना मंसूबा बताने लगा। डॉक्टर शिवराज बहुत बड़ा डॉक्टर था। इंग्लैंड में इसके नाम का डंका बजता था। बड़े बड़े पेचीदा इलाज कर चुका था। गुरबच्चन सिंह को किसी ने इसके बारे में बताया था। गुरबच्चन ने ज़बरदस्त अखराजात करके उसे तलब किया था। डॉक्टर शिवराज ने एक तो अपने वतन का ख्याल किया, खुद भी इसका दिल बहुत अरसे से वतन आने को चाह रहा था। इसने यह मौका गनीमत समझा और हिंदुस्तान चला आया। इसके अजीज़ों अकारब दिल्ली में रहते थे, इनसे मिला और इसके बाद सहारनपुर गुरबच्चन सिंह के यहाँ आ गया। यहाँ जो कुछ हुआ वो इसके लिए कोई ख़ास अहमियत का कामिल नहीं था, लेकिन सतरानी इसकी ज़बरदस्त तलब बन गई थी। वो हर कीमत पर सतरानी को हासिल करना चाहता था।